चलो नेक्स्ट ऐसे कौन सा करते हैं हम, नेक्स्ट ऐसे करते हैं 505, ऐसे 505 जो किस पे है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे 505 करते हैं जो किस पे है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वेरी इजी ऐसे एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, बहुत इजी ऐसे। अब आ जाइए एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आप बताओ इस ऐसे करने से पहले आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहाँ कहाँ सुना, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में कौन कौन से ऐसे में हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन को रेफर किया था। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, सबसे पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमने पढ़ा था ऐसे 500 में। कहाँ पढ़ा था, ऐसे 500 में। कहाँ पढ़ा था, ऐसे 500 में। अब बताओ ऐसे 500 में कौन से टॉपिक में एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया था, कौन से टॉपिक में आया था, मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। कौन से टॉपिक में आया था, मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। कौन सी स्टोरी थी, कौन सी स्टोरी थी, कौन सी स्टोरी थी, सपना चौधरी वाली। कौन सी स्टोरी थी, सपना चौधरी वाली। सुनाओगे, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, 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 थर्ड, 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 दैट वाज कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फोर्थ, 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 फिफ्थ, 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 सिक्स्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट, लास्ट इंक्वायरी। और फिर हमने पढ़ा था अपना ऐसे 330 में। ऐसे 330 क्या कहता है, ऑडिटर, क्या आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाने हैं एट द टाइम ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। क्या आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर में एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाने हैं या नहीं लगाने, ये ऑडिटर डिसाइड करता है ऐसे 330 में। ऐसे 330 में ऑडिटर फैप के टाइम डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर फैप के टाइम सब्सटेंसिव प्रोसीजर करने के टाइम डिटरमाइन करेगा क्या उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाने हैं या नहीं लगाने। देखो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, ये ऑडिटर को मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। और ऐसे 330 बोलता है जब आरएमएम ज्यादा होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, आरएमएम ज्यादा होता है, तो ऑडिटर को मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं। वो एविडेंस ऑब्टेन करता है फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टी। वो इस तरीके से अपने प्रोसीजर करेगा कि उसको मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो, उसको इंडिपेंडेंट सोर्स से एविडेंस ऑब्टेन हो। तो मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करता है ताकि ऑडिटर को मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो। अब बताओ क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक ऑडिट एविडेंस है, बिल्कुल ये मेथड है एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक ऑडिट एविडेंस है, ये एक्सटर्नल एविडेंस है। अब बताओ क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, क्या जो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, क्या ये रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। माय क्वेश्चन टू यू, क्या एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। यस, ऐसे 330 कहता है कि ये बहुत रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। अगर आरएमएम ज्यादा है तो ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाने चाहिए जब ऑडिटर को रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई इट इज रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अब बताओ एक टॉपिक किया था हमने ऐसे 500 में, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कौन सा टॉपिक किया था, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की। कौन से एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होते हैं, कौन से एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अगर मैं इसको करूँ तो बोलती हूँ मैं कोडेड, वैसे क्या बोलती हूँ, कोडेड। सी से, अगर एंटिटी के कंट्रोल्स अच्छे हैं तो इंटरनल एविडेंस रिलायबल होंगे। अगर एंटिटी के कंट्रोल्स अच्छे हैं तो इंटरनल एविडेंस को भी रिलायबल माना जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं देन फोटोकॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज। ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, ऐसे एविडेंस जो ऑडिटर को डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। एक्सटर्नल एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं देन इंटरनल एविडेंसेस। और उसके बाद एक्सटर्नल एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं, और या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑडिटर को जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और आपके ओरल ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ज़्यादा रिलायबल होते हैं देन ओरल। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन ओरल। तो देखो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वो एक्सटर्नल एविडेंस भी है और वो
वो ऑडिटर को डायरेक्टली मिलता है। तो ये रिलायबिलिटी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, एक तो ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होती है, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये ऑडिटर को डायरेक्टली मिलता है। और ये एक्सटर्नल एविडेंस है, ये एक्सटर्नल एविडेंस है, ये तीन क्राइटेरिया रिलायबिलिटी के फुलफिल करता है, इसलिए इसको रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, ये ऑडिटर को डायरेक्टली थर्ड पार्टी से मिलता है और ये एक्सटर्नल एविडेंस है, इसलिए इसको ज़्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है क्योंकि ये रिलायबिलिटी के तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। पहला, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये ऑडिटर को डायरेक्टली मिलता है, और एक ये एक्सटर्नल एविडेंस है, इसलिए इसको रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब आते हैं ऐसे 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डिफाइन करता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन है सीधा लिखित जवाब। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक ऑडिटर को क्या मिलता है? सीधा लिखित जवाब। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज इक्वल टू सीधा लिखित जवाब, जो किसको मिलता है? ऑडिटर को। किससे मिलता है? थर्ड पार्टी से। क्या है? सीधा लिखित जवाब। क्या है? सीधा लिखित जवाब, जो किसको मिलता है? ऑडिटर को। किससे मिलता है? थर्ड पार्टी से। किससे मिलता है? थर्ड पार्टी से। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या? ये एक ऑडिट एविडेंस है। ये क्या है? ऑडिट एविडेंस। ये एक क्या है? ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक क्या है? ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक क्या है? ऑडिट एविडेंस। ये सीधा लिखित जवाब है, मतलब क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। मतलब क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, सीधा लिखित जवाब। किसको मिलता है? टू द ऑडिटर। किसको मिलता है? टू द ऑडिटर। किससे मिलता है? फ्रॉम थर्ड पार्टी। किससे मिलता है? फ्रॉम थर्ड पार्टी। ये पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये ओरल नहीं होगा, या तो ये पेपर फॉर्म में होगा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, ये ओरल नहीं होगा। दोबारा से, व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? ये एक ऑडिट एविडेंस है। ये क्या है? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, सीधा लिखित जवाब। किसको मिलता है? टू द ऑडिटर। किससे मिलता है? फ्रॉम थर्ड पार्टी। किससे मिलता है? फ्रॉम थर्ड पार्टी। और ये पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये रिटर्न होगा। डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स मतलब डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों क्राइटेरिया सेट आउट करता है रिलायबिलिटी के। एक तो ये डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है, मतलब ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। ये रिटर्न रिस्पॉन्स है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, ये ऑरल नहीं है। और किससे मिलता है? फ्रॉम थर्ड पार्टी, मतलब एक एक्सटर्नल एविडेंस है। तो ये रिलायबिलिटी के तीनों क्राइटेरिया मेट आउट करता है, डेफिनेशन से ही क्लियर है, तो इसलिए इसको रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है। जब भी आरएमएम ज्यादा होगा, ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रेफर करेगा, ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स लगाएगा। तो क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? ये एक ऑडिट एविडेंस है। ये एक क्या है? ऑडिट एविडेंस। क्या है? ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिटर को कैसे मिलता है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, सीधा लिखित जवाब। डायरेक्टली मिला, रिटर्न में मिला, मतलब डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिला, थर्ड पार्टी से मिला, तो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी। दोबारा से, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी। पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और अदर मीडियम में भी हो सकता है, लेकिन ओरल नहीं होगा। ओरल नहीं होगा, ये रिटर्न में ही होना चाहिए, इसीलिए इसको रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है, क्योंकि ये तीन क्राइटेरिया मेट आउट करता है। पहला तो ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, एक्सटर्नल एविडेंस है और ऑडिटर को डायरेक्टली मिलता है, इसलिए इसको रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाता है। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? ऑडिट एविडेंस। क्या है? ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या? ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिटर को कैसे मिलता है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी। पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। अब सुनना, अब क्या होता है? ये है आपका ऑडिटर। ये आपका कौन है? ऑडिटर। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, फाइनल लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, ये है आपका
ऑडिटर। ये आपका कौन है? ऑडिटर। ये आपका कौन है? ऑडिटर। ये कौन है? ऑडिटर। ये है थर्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं कंफर्मिंग पार्टी। ये कौन है? कंफर्मिंग पार्टी। ये कौन है? कंफर्मिंग पार्टी जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी, या इट इज़ बेटर कि हम क्या यूज़ करें? कंफर्मिंग पार्टी, जो हमें कंफर्म करके देगी। और ये होगी आपकी एंटिटी। हमें एंटिटी से मतलब नहीं है, इसमें एंटिटी इन्वॉल्व होगी, एंटिटी इन्वॉल्व होगी, बिल्कुल एंटिटी का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, बताऊंगी कैसे चाहिए। अब है ऑडिटर। ऑडिटर एक क्या बनाता है? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑडिटर एक क्या बनाता है? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑडिटर क्या बनाता है? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट किसको भेज देता है? कंफर्मिंग पार्टी को। ऑडिटर एक क्या बनाता है? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और किसको भेज देता है? किसको भेज देता है? कंफर्मिंग पार्टी को। और कंफर्मिंग पार्टी उसका क्या देती है? रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स देती है किसको? डायरेक्टली टू द ऑडिटर। वो रिस्पॉन्स किसको देती है? डायरेक्टली टू द ऑडिटर। रिस्पॉन्स किसको देती है? डायरेक्टली टू द ऑडिटर। ऑडिटर ने क्या बनाई? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। किसको भेज दी? थर्ड पार्टी को या कंफर्मिंग पार्टी को। और कंफर्मिंग पार्टी ने उसका क्या दिया? रिस्पॉन्स। कंफर्मिंग पार्टी ने उसका क्या दिया? रिस्पॉन्स। इस टाइप से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाई जाती है। अब मैं कह रही हूँ कि एंटिटी का रिस्पॉन्स जो होगा वो तो डायरेक्टली किसके पास जाएगा? ऑडिटर का। लेकिन जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई जाती है अल्टीमेटली थर्ड पार्टी, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी कभी भी डायरेक्टली ऑडिटर को ऐसे रिप्लाई नहीं करेगी। वो कहेगी ऑडिटर कौन है, हमें इससे मतलब नहीं है। अल्टीमेटली जब भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई जाएगी तो एंटिटी की परमिशन होगी, मैनेजमेंट ऑथराइज करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टली एक डेटर को लिखा प्लीज कंफर्म द बैलेंस टू द ऑडिटर, वो कहेगा कि तुम कौन, हम तुम्हें नहीं जानते। तो अल्टीमेटली क्या लिखा जाता है कि मैनेजमेंट लिखेगी, इस टाइप से लैंग्वेज लिखी जाती है कि आवर ऑडिट इज इन प्रोग्रेस, आवर ऑडिट इज इन प्रोग्रेस, प्लीज कंफर्म और बैलेंस डायरेक्टली टू द ऑडिटर। तो मैनेजमेंट ऑथराइज करती है तभी जाकर थर्ड पार्टी रिप्लाई करती है। अगर मान लो आपको लॉयर से कम्युनिकेट करना है, लॉयर पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज लगता है, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी से ऐसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसके लिए तो ऑडिटर एक थर्ड पार्टी है। तो वो मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन के बाद ही रिस्पॉन्स देता है, जनरली ऐसा होता है। तो इसीलिए जब भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई जाती है तो मैनेजमेंट ऑथराइजेशन से बनाई जाती है, तभी जाकर आपको कंफर्मिंग पार्टी रिप्लाई करती है। ये भी हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी आ जाइए, ऑडिटर ने क्या बनाई? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। किसको दी? कंफर्मिंग पार्टी को। और कंफर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्स किसको दिया? डायरेक्टली टू द ऑडिटर। अब ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एक क्या होती है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एक होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एक होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब सुनना, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? अगर मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई और मैंने क्या लिखा? प्लीज कंफर्म द बैलेंस। क्या लिखा? प्लीज कंफर्म द बैलेंस, प्लीज कंफर्म द बैलेंस एज ऑन, please confirm the balance as on 31st March 2020 amounting to rupees 10,000, amounting to rupees 10,000. Either you agree, either you एग्री और डिसएग्री, आइदर यू एग्री और डिसएग्री। चाहे आप इस 10,000 वाले अमाउंट से जो हम इंफॉर्मेशन कंफर्म कर रहे हैं, चाहे आप इस अमाउंट से एग्री हो रहे हो, चाहे आप इस अमाउंट से डिसएग्री हो रहे हो, आपको रिस्पॉन्स करना है, आपको रिस्पॉन्स करना है। तो अगर आपने ऐसी रिक्वेस्ट बनाई है कि रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, चाहे पार्टी एग्री कर रही है चाहे पार्टी डिसएग्री कर रही है, पार्टी को रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। इसे बोला जाता है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसे क्या बोला जाता है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मतलब चाहे कंफर्मिंग पार्टी एग्री हो रही है चाहे कंफर्मिंग पार्टी एग्री नहीं हो रही, मतलब चाहे कंफर्मिंग पार्टी क्या हो रही है? डिसएग्री हो रही है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी टू द ऑडिटर, आइदर पार्टी एग्री और डिसएग्री। इसमें रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। अगर पार्टी एग्री हो रही है तो पार्टी कहेगी द बैलेंस इज 10,000, वी एग्री विद दिस अमाउंट। और अगर
अगर पार्टी डिसएग्री हो रही है तो ऑब्वियसली उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी कि अमाउंट इतना है, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, तो उसको प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ेंगी इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है जिसमें कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी डायरेक्टली टू द ऑडिटर, आइदर पार्टी एग्री और डिसएग्री। अगर कंफर्मिंग पार्टी एग्री हो रही है या डिसएग्री हो रही है, कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी, कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी। इसमें रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, इसमें रिस्पॉन्स ऑलवेज आएगा ही आएगा, चाहे पार्टी एग्री कर रही है उस इंफॉर्मेशन से, चाहे पार्टी डिसएग्री कर रही है, पार्टी विल हैव टू रिस्पॉन्ड, पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी। समझ आई ये बात? अब आ जाओ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई, प्लीज कंफर्म द बैलेंस, please confirm the balance as on 31st March 2020 amounting to rupees 10,000 and respond only in case of disagreement, and response only in case of disagreement, only in case of disagreement कि अगर आप अमाउंट से डिसएग्री हो रहे हो, अगर आप इंफॉर्मेशन से डिसएग्री हो रहे हो तभी आपको रिस्पॉन्स करना है, अगर आप एग्री हो तो आपको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्री हो रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पार्टी का रिस्पॉन्स कब आएगा? ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। यहां पार्टी का रिस्पॉन्स कब आएगा? ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। यहां रिस्पॉन्स कब आएगा? ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर पार्टी डिसएग्री कर रही है तभी वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो कंफर्मिंग रिक्वेस्ट दैट confirming party will respond directly to the auditor only in case of disagreement। अगर confirming party उस information से agree नहीं करी तभी आपको response करना है, otherwise आपको response करने की जरूरत नहीं है। For example, मैं आपको एक example देती हूँ बहुत अच्छा। For example, आपने ATM से पैसे निकलवाए, जैसे ही आपने ATM से पैसे विड्रॉ करवाए, जैसे ही आपने कैश विड्रॉ करवाया फ्रॉम द ATM, अल्टीमेटली जैसे ही आपने पैसे विड्रॉ करवाए एक मैसेज आपके फोन में बिप बिप, अभी पैसे निकले भी नहीं होते और फोन में बिप 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 स्टार्ट हो जाती है, एंड योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सो अमाउंट। अब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आपने अगर विड्रॉ करवाए थे 10,000 और रिस्पॉन्स आया और मैसेज आया आपके पास, योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹10,000 एज ऑन दिस डेट एंड दिस टाइम, पूरा आ गया मैसेज। अब आपने 10,000 विड्रॉ करवाए थे तो आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करोगे, यू विल कीप, और आप अपना पैसे लोगे और यहाँ से चले जाओगे और मैसेज आएगा, मैसेज आ गया कि पैसे तो निकले नहीं, कैश निकला नहीं, एंड योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 1 लाख रुपीज। या फिर आपने क्या किया, आपने क्या किया, निकलवाए थे 10,000 या फिर आपने निकलवाए थे 5,000 और मैसेज आ गया योर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 15,000 रुपीज। फटाफट आप बैंक को कॉल करोगे कि हमने तो विड्रॉ किए हैं 5,000 और मैसेज आ गया कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 15,000। तो आप डिसएग्री हुए तभी आपने रिस्पॉन्स किया, अगर अमाउंट एग्री हो रहा था तो आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दे बैंक वाले, तो आप सोचो कि उनको कितना स्टाफ बिठाना पड़ेगा, कितने एटीएम से पैसे विड्रॉ होते होंगे और कितने उनके पास कॉल्स जाएंगी। तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी तभी रिस्पॉन्ड करेगी अगर वो उस इंफॉर्मेशन से डिसएग्री हो रही है। अगर आपने इस टाइप की रिक्वेस्ट बनाई है कि थर्ड पार्टी विल रिस्पॉन्ड ओनली इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, इसे बोला जाता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैं आपको एक नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का एग्जांपल दिखाती हूँ, एक नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दिखाती हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा, अगर आप पढ़ोगे कि इफ इट डज नॉट एग्री विद योर रिकॉर्ड्स प्लीज रिपोर्ट एनी डिफरेंस डायरेक्टली टू द ऑडिटर। देखो क्या लिखा इस रिक्वेस्ट में, क्या लिखा गया, अगर आप डिसएग्री हो रहे हो, ओनली इफ इट डू नॉट एग्री, मतलब अगर आप एग्री नहीं हो रहे विद द रिकॉर्ड्स, प्लीज रिपोर्ट एनी डिफरेंस डायरेक्टली टू द ऑडिटर, प्लीज रिपोर्ट एनी डिफरेंस डायरेक्टली टू द ऑडिटर। मतलब यहाँ आपको रिस्पॉन्स तभी करना है अगर आप इससे क्या हो रहे हो, डिसएग्री। अगर आप इस इंफॉर्मेशन से डिसएग्री हो रहे हो तब आपको रिस्पॉन्ड करना है, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, चाहे पार्टी एग्री हो रही है चाहे पार्टी डिसएग्री हो रही है। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तभी रिस्पॉन्स आएगा अगर पार्टी उस इंफॉर्मेशन से क्या हो रही है, डिसएग्री हो रही है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। व्हाट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? इसमें कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, चाहे वो एग्री हो रही है चाहे वो डिसएग्री हो रही है। व्हाट इज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? यहाँ कंफर्मिंग पार्टी सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करेगी अगर वो उस इंफॉर्मेशन से क्या हो रही है, डिसएग्री। फटाफट तीनों डेफिनेशंस को गो थ्रू करते हैं और हम आगे एक्सप्लेनेशंस करते हैं पॉजिटिव की और नेगेटिव की। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? ये
डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स है। क्या है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। किसको मिलता है? टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी और अदर मीडियम में भी हो सकता है, बट हमेशा रिटर्न होगा। अब कितने टाइप की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है? एक होती है पीसीआर, एक होती है एनसीआर, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसको मैं आगे से बोलूंगी पीसीआर, एनसीआर, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ए रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। ये एक ऐसी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है जिसमें कंफर्मिंग पार्टी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगी ऑडिटर को। आइदर पार्टी, चाहे पार्टी एग्री हो रही है या डिसएग्री हो रही है, इसमें रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। ए रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इन केस ऑफ डिसएग्री। यहाँ रिस्पॉन्स तभी आएगा अगर पार्टी उस इंफॉर्मेशन से क्या हो रही है? डिसएग्री। देखो यहाँ तो रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, चाहे पार्टी एग्री हो रही है चाहे पार्टी डिसएग्री हो रही है, लेकिन नेगेटिव में सिर्फ तभी रिस्पॉन्स आएगा अगर पार्टी क्या हो रही है? डिसएग्री। एग्जाम्पल मैंने आपको एटीएम वाले मैसेज वाला दिया इन केस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्लियर हुई बात? अब सुनना, अब कौन सी ज्यादा रिलायबल है ये तो आप मुझे बताओगे। पॉजिटिव ज्यादा रिलायबल है या नेगेटिव ज्यादा रिलायबल है? देखो कौन सी ज्यादा रिलायबल है? पॉजिटिव रिलायबल है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दी, ठीक है, और रिस्पॉन्स नहीं आया, ऑडिटर हैप्पी हो गया, ऑडिटर बहुत खुश हुआ। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी, रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब पार्टी एग्री होगी, मतलब पार्टी एग्री होगी, अमाउंट बिल्कुल सही है, कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। हो सकता है उसके पास वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पहुंची ही ना हो, मतलब उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीट ही ना हुई हो, या फिर उसने विदाउट वेरीफाई, उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई ही ना किया हो। तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एनसीआर में इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि थर्ड पार्टी के पास वो पहुंची भी है या नहीं पहुंची, क्या उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीट भी हुई है या नहीं है, और क्या उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया है या नहीं किया। तो ये वाला रिस्क रहता है, इसीलिए पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ज्यादा रिलायबल होती है देन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो कौन सी ज्यादा रिलायबल होगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव ज्यादा रिलायबल होगी। PCR is more reliable than NCR. Why? Because हो सकता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी को रिसीट ही ना हो, यो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी को रिसीट ही ना हो, यो और दूसरा हो सकता है उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई ना किया हो। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर मोर रिलायबल देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर मोर रिलायबल देन NCR। वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से ज़्यादा रिलायबल होती है, वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से ज़्यादा रिलायबल होती है। लेकिन रिलायबल तो ज़्यादा है, लेकिन पीसीआर में एक खतरा रहता है, रिस्क रहता है। फॉर एग्जांपल आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, ध्यान से सुनना ये बात, ये सभी आपके क्वेश्चन आंसर्स में लिखना होगा, सुनना। प्लीज कंफर्म द बैलेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, आपने ऐसे बोला और पार्टी ने विदाउट वेरीफाई किए ही कंफर्म कर दिया। इस बात का खतरा तो रहेगा, इस बात का खतरा, चाहे ये ज्यादा रिलायबल, लेकिन इस बात का खतरा हमेशा रहेगा कि जो थर्ड पार्टी है, जो कंफर्मिंग पार्टी है, वो विदाउट वेरीफाई किए ही क्या कर दे? कंफर्म। तो अगर उसने रिस्पॉन्स कर दिया विदाउट वेरीफाइंग, उसने अमाउंट देखा भी नहीं कि हमने क्या लिखा था और उसने लिख दिया कि वी एग्री विद दिस अमाउंट, तो क्या इस बात का खतरा पॉजिटिव में रहेगा? रहेगा। तो रिस्क, एक बात का रिस्क हमेशा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रहेगा। किस बात का रिस्क रहेगा? कि थर्ड पार्टी रिस्पॉन्ड कर दे, कि कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड कर दे विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन की थर्ड पार्टी क्या कर दे? रिस्पॉन्स कर दे विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन की। कंफर्मिंग पार्टी क्या कर देगी? रिस्पॉन्ड कर देगी विदाउट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। इस बात का खतरा रहता है कि कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्स कर सकती है विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन की वो विदाउट वेरीफाई किए ही आपको कंफर्म कर देगी। अब आपको इस रिस्क को रिड्यूस करना है। ऑडिटर इस रिस्क को कैसे रिड्यूस करेगा? ऑडिटर को इसके रिस्क को रिड्यूस करना है। इस रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाएगा? देखो, एक होती है, ध्यान से समझना, ब्लैंक कंफर्मेशन। एक क्या होती है? ब्लैंक कंफर्मेशन। एक क्या होती है? ब्लैंक कंफर्मेशन। एक क्या होती है? ब्लैंक कंफर्मेशन। ब्लैंक कंफर्मेशन क्या होती है? ध्यान से समझना। अगर ऑडिटर ने क्या लिखा? प्लीज कंफर्म द बैलेंस अमाउंटिंग टू रुपीज
अमाउंटिंग टू रुपीज डैश 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 डैश, ऑडिटर ने ब्लैंक छोड़ दिया कि ये इंफॉर्मेशन फिल कौन करेगी, कंफर्मिंग पार्टी, एज ऑन 31 मार्च 2020। अब ऑडिटर ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को क्या छोड़ दिया, ब्लैंक, जिसको कौन फिल करेगी, कंफर्मिंग पार्टी, जिसको कौन फिल करेगी, कंफर्मिंग पार्टी। इससे ये रिस्क कम हो जाएगा कि ऑडिटर की जो कंफर्मिंग पार्टी है, ऑडिटर का रिस्क कम हो जाएगा कि कंफर्मिंग पार्टी विदाउट वेरीफाई के, यहाँ तो कंफर्मिंग पार्टी को अमाउंट फिल ऑन करना पड़ेगा। तो इस बात का खतरा, इन केस ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन, इस बात का खतरा कम हो जाएगा कि थर्ड पार्टी विदाउट वेरीफाई किए ही रिस्पॉन्स कर दे। इसको बोला जाता है ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का। यहाँ ऑडिटर ने अमाउंट को फिल नहीं किया, यहाँ ऑडिटर ने अमाउंट को फिल नहीं किया, ऑडिटर ने अमाउंट को फिल नहीं किया, और अमाउंट फिल करने के लिए किसको बोल दिया कि कौन फिल करेगा, इसको कौन फिल करेगा, इसको फिल करेगा ऑडिटर। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने क्या लिखा, पढ़ते हैं। ऑडिटर ने क्या लिखा, for the ended this please confirm directly to the auditors the amount of your indebtedness to us as on 31st December which according to your records amounting to rupees dash। मतलब यहाँ ऑडिटर ने ब्लैंक छोड़ दिया कि यहाँ फिल कौन करेगा, यहाँ फिल करेगी कंफर्मिंग पार्टी। तो इस बात का खतरा कम हो जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है वो विदाउट वेरीफाई की ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। तो इसको बोला जाता है ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें अमाउंट मेंशन नहीं किया जाता। तो ऑडिटर इस बात के खतरे को कम करने के लिए आपको क्या यूज करनी चाहिए, ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करनी चाहिए। इस बात के खतरे को कम करने के लिए, इसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, अमाउंट मेंशन नहीं करेगा। ऑडिटर अमाउंट को मेंशन नहीं करेगा, मतलब वो क्या यूज करेगा, ब्लैंक कंफर्मेशन। क्या यूज करेगा, ब्लैंक कंफर्मेशन। लेकिन ब्लैंक कंफर्मेशन का एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ कंफर्मिंग पार्टी के एफर्ट ज्यादा लगेंगे क्योंकि उसको अमाउंट फिल करना पड़ेगा। यहाँ कंफर्मिंग पार्टी के क्या लगेंगे, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, हो सकता है वो रिस्पॉन्स ना करे। तो इसमें रिस्पॉन्स रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑडिटर को रिस्पॉन्स रेट का भी बैलेंस बनाना होता है। तो जहां आरएमएम बहुत बहुत ज़्यादा होगा, जहां सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, वहां ऑडिटर ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करेगा। अदरवाइज ऑडिटर कौन सी कंफर्मेशन यूज करता है, जनरली अगर रिस्क कम है तो ऑडिटर अमाउंट मेंशन की हुई यूज करता है। लेकिन अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया है, तो ऑडिटर को क्या यूज करनी पड़ती है, ऑडिटर को क्या यूज करनी पड़ती है, ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करता है। तो ऑडिटर ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करता है। अब मैं आपको थोड़ी सी नोटिंग करवा रही हूँ, प्लीज फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दो टाइप की होती हैं, आपको मेरे साथ साथ नोट डाउन करना है। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कितने टाइप की होती है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दो टाइप की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, पीसीआर, अब आप समझ जाओ, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एक होती है एनसीआर, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, इसमें रिस्पॉन्स आएगा, इसमें रिस्पॉन्स आएगा आइदर पार्टी एग्री और डिसएग्री, आइदर कंफर्मिंग पार्टी एग्री और डिसएग्री, थर्ड पार्टी विल रिस्पॉन्ड, कंफर्मिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड, आइदर कंफर्मिंग पार्टी एग्री और डिसएग्री। रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, चाहे पार्टी एग्री कर रही है चाहे पार्टी डिसएग्री कर रही है। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स तभी आएगा इन केस, अगर पार्टी, इन केस only in the case if confirming party disagree, only in the case if confirming party disagree, if confirming party, साथ साथ नोट कर लीजिए प्लीज, इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन, अगर वो उस इंफॉर्मेशन से डिसएग्री करती है। अब पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मोर रिलायबल है देन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो मोर रिलायबल है, इट प्रोवाइड मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस, इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करती है, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या प्रोवाइड करती है, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस, क्या प्रोवाइड करती है, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या प्रोवाइड करती है, मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। लिख लिया। अब आ जाइए रिस्क, लेकिन इसमें एक रिस्क रहता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन में एक रिस्क रहता है। किस बात का रिस्क रहता है कि कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई, लिखो कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई, जो कंफर्मिंग पार्टी है वो रिप्लाई कर देगी, कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन, विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, कि कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड कर देगी विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, विदाउट वेरीफाई किए इंफॉर्मेशन ही वो रिस्पॉन्ड
कर देगी, इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमाउंट मेंशन कर दिया, ये खतरा रहेगा कि थर्ड पार्टी रिस्पोंड कर देगी विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन, की जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट भी है या नहीं है। तो इस खतरे को कम किया जा सकता है अगर आप ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करो, मतलब अगर आप अमाउंट मेंशन नहीं करोगे तो आप इस खतरे को दूर कर सकते हो। ऑडिटर में रिड्यूस द रिस्क, ऑडिटर इस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है, ऑडिटर में रिड्यूस द रिस्क, ऑडिटर इस खतरे को कम कर सकता है, ऑडिटर में रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग पीसीआर, मतलब by using positive confirmation request without verifying the amount that do not state the amount, that do not state the amount, मतलब ऑडिटर अमाउंट स्टेट नहीं करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैंक कंफर्मेशन। क्या बोलेंगे, ब्लैंक कंफर्मेशन। विदाउट डोंट स्टेट द अमाउंट ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अमाउंट मेंशन नहीं करेगा। ऑडिटर इस रिस्क को रिड्यूस करेगा बाय यूजिंग ब्लैंक कंफर्मेशन टू फिल द, सॉरी क्या लिखा है, डोंट स्टेट द अमाउंट ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू फिल, एंड आस्क द कंफर्मिंग पार्टी टू फिल, और वो कंफर्मिंग पार्टी को फिल करने के लिए कहेगा। आज द कंफर्मिंग पार्टी टू फिल, वो कंफर्मिंग पार्टी को फिल करने के लिए कहेगा। किसको फिल करने के लिए कहेगा, ऑन द अदर हैंड। अब अगर ऑडिटर ने इस ब्लैंक कंफर्मेशन को यूज किया, आप बिल्कुल ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ऑडिटर क्या यूज करेगा, ब्लैंक कंफर्मेशन, मतलब वो अमाउंट मेंशन नहीं करेगा। लेकिन इससे एक बात का खतरा होगा, क्या खतरा होगा कि रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा, रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। तो ऑडिटर ये तभी यूज करेगा अगर बहुत ज्यादा रिस्क है। तो ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी क्या बात होगी, ऑन द अदर हैंड, इसमें क्या होगा, यूज दिस टाइप ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन, यूज दिस टाइप ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन। अगर ऑडिटर ऐसी ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करेगा, इसमें रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा, मे रिजल्ट इन लोअर रिस्पॉन्स रेट। क्या हो जाएगा, मे रिजल्ट इन लोअर रिस्पॉन्स रेट, इससे रिस्पॉन्स कम आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब ऑडिटर का रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ कंफर्मिंग पार्टी को एडिशनल एफर्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज एडिशनल एफर्ट is required by confirming party, because additional effort is required by confirming party, क्योंकि यहाँ confirming party को additional effort करने पड़ेंगे। समझ आया आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है कि थर्ड पार्टी रिस्पोंड करेगी ही करेगी, चाहे पार्टी एग्री कर रही है चाहे पार्टी डिसएग्री कर रही है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये ज़्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, लेकिन यहाँ एक खतरा है कि थर्ड पार्टी रिस्पोंड कर दे विदाउट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, अमाउंट मेंशन नहीं करेगा, मतलब वो ब्लैंक कंफर्मेशन करेगा जिसमें कंफर्मिंग पार्टी को अमाउंट फिल करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। इससे ये खतरा कम हो जाएगा। लेकिन इसकी एक ब्लैंक कंफर्मेशन का एक डिसएडवांटेज है कि रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को, कंफर्मिंग पार्टी को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, उनको अमाउंट फिल करना पड़ता है। तो ऑडिटर को बैलेंस बनाना होता है रिस्पॉन्स रेट और कंफर्मेशन रिस्पॉन्स में, कि उसको बैलेंस बनाना होता है रिस्पॉन्स रेट में और रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब हाई 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 आरएमएम होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, तब ऑडिटर जनरली ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करता है, अदरवाइज ऑडिटर पीसीआर यूज करता है जिसमें वो अमाउंट मेंशन करता है। तो तीन होगी, या तो नेगेटिव, या अमाउंट मेंशन करेगा, या अमाउंट मेंशन नहीं करेगा। अमाउंट मेंशन नहीं करेगा तो रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा, तो ऑडिटर को बैलेंस बनाना होता है। अब आ जाते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती हैं कि कंफर्मिंग पार्टी सिर्फ तभी रिप्लाई करेगी, कंफर्मिंग पार्टी सिर्फ तभी रिप्लाई करेगी अगर कंफर्मिंग पार्टी उस इंफॉर्मेशन से क्या हो रही है, डिसएग्री हो रही है। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में दो खतरा हमेशा होते हैं। एक बात का खतरा हमेशा होता है कि शायद वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी को मिली ही ना हो, फेलियर टू रिसीव द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और ऑडिटर बड़ा खुश होगी कि मुझे रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल गया, थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। और अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब क्या हुआ, मतलब पार्टी एग्री करती थी तभी पार्टी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो यहाँ एक बात का खतरा रहेगा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हमेशा एक बात का खतरा रहेगा कि शायद वो इंटेंडेड पार्टी को मिली ही ना हो। और दूसरा किस बात का खतरा रहेगा कि उसने वेरीफाई इंफॉर्मेशन को किया भी है या नहीं किया, उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया है या नहीं किया। तो देयर आर टू
लैक। क्या कमी है? एक तो शायद वो थर्ड पार्टी को, देखो फॉर एग्जांपल एनसीआर थर्ड पार्टी को मिली नहीं और आपने सोच लिया कि पार्टी एग्री होगी तभी पार्टी का रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्स सिर्फ तभी आएगा अगर पार्टी क्या कर रही है, डिसएग्री हो रही है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी को मिली ना हो या फिर उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई ही ना किया हो। तो ये लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नोट डाउन करिए प्लीज। अब अगर आपका नॉन रिस्पॉन्स रहा तो एक बात का खतरा हमेशा रहेगा। अगर आपका क्या रहा? नॉन रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, ऑडिटर तो क्या सोचेगा कि पार्टी एग्री होगी तभी पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन यहाँ एक बात का रिस्क हमेशा रहेगा कि शायद वो थर्ड पार्टी को ना मिली हो। अगर नॉन रिस्पॉन्स है तो एक बात का खतरा हमेशा रहेगा, मतलब डज नॉट इंडिक फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्ड। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं आया तो क्या होगा? रिसीव्ड बाय इंटेंडेड पार्टी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एक बात का खतरा रहेगा, एक बात का रिस्क हमेशा रहेगा। किस बात का? कि जो वो है रिसीव्ड बाय इंटेंडेड पार्टी की वो थर्ड पार्टी को मिली भी है या नहीं मिली। रिसीव्ड बाय इंटेंडेड पार्टी ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, रिसीव्ड बाय इंटेंडेड पार्टी, क्या वो इंटेंडेड पार्टी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मिली भी है या नहीं मिली। रिसीव्ड बाय इंटेंडेड पार्टी ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इस बात का खतरा हमेशा रहेगा कि वो रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी को मिली भी है या नहीं मिली, और क्या उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी किया है या नहीं किया। वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या उसने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी किया है या नहीं किया। तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में दो खतरे हमेशा रहेंगे कि वो थर्ड पार्टी को शायद मिली ही ना हो, और अगर रिस्पांस नहीं आया और हम सोच रहे हैं कि वो एग्री हो गई तो ये खतरा हमेशा रहेगा कि वो थर्ड पार्टी को मिली भी है या नहीं मिली। इसीलिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमेशा क्या प्रोवाइड करती है? लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोवाइड करती है? लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोवाइड करती है? लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पीसीआर। वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से हमेशा लेस परसुएसिव एविडेंस प्रोवाइड करती है, लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। इससे क्या मिलते हैं? लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस। क्लियर हुई बात? तो इसीलिए ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का लिमिटेड यूज करना है। ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का क्या करना है? लिमिटेड यूज करना है, क्योंकि इससे लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सभी कंडीशन प्रेजेंट्स हैं तभी ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करेगा, अदरवाइज ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज नहीं करेगा। दोबारा से क्या पढ़ा? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एक बात का खतरा हमेशा रहेगा कि थर्ड पार्टी को वो मिली भी है या नहीं मिली। क्या वो थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीट भी हुई है या नहीं हुई, और क्या उसने इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को वेरीफाई भी किया है या नहीं किया। इसीलिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑडिटर को लेस यूज करनी है, उसका लिमिटेड यूज करना है, क्योंकि लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है। इससे ऑडिटर को मोर परसुएसिव एविडेंस नहीं मिलते, लेस परसुएसिव, ज्यादा विश्वसनीय एविडेंस नहीं मिलते, उसको कम विश्वसनीय एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा है कि थर्ड पार्टी को मिली भी है या नहीं मिली, क्या उसने इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को वेरीफाई भी किया है या नहीं किया। इसलिए ऑडिटर को इसका लिमिटेड यूज करना है, ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का ज्यादा यूज नहीं करना। अगर सभी कंडीशन प्रेजेंट है, अभी हम कंडीशंस पढ़ेंगे, तभी ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज करना है। और यहाँ हम स्टोरी करेंगे और आपको स्टोरी का नाम लिखना है। अगर ये सभी कंडीशन प्रेजेंट है तभी ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज करेगा। अब आ जाइए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करते हैं? लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिटर को लेस परसुएसिव एविडेंस प्रोवाइड करते हैं देन पॉजिटिव, मतलब ये है लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है, इससे ज्यादा विश्वसनीय एविडेंस नहीं मिलते, हो सकता है थर्ड पार्टी को ना मिली हो। तो ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट का यूज क्या करना है? लिमिटेड। उसको तभी यूज करना है अगर ये सभी कंडीशन प्रेजेंट है, ऑल कंडीशन, अगर ये ऑल कंडीशन प्रेजेंट है तभी ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन का यूज करेगा। अगर ये सभी कंडीशन प्रेजेंट है तभी ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन का यूज करेगा। पहला, अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है और अमाउंट छोटे छोटे हैं। पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है, रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है? छोटे छोटे, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अमाउंट छोटे छोटे हैं, तब ऑडिटर को होमोजीनियस, मतलब सेम से छोटे छोटे अमाउंट है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर अमाउंट्स है लेकिन छोटे छोटे अमाउंट्स है। फॉर एग्जांपल एयरटेल में पोस्टपेड कनेक्शंस होते हैं, पोस्टपेड कनेक्शंस हैं। अब पोस्टपेड कनेक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, जो उन्होंने नॉर्मल इंडिविजुअल्स को पोस्टपेड कनेक्शंस दिए हुए, इंडस्ट्री छोड़ दो, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को उन्होंने पोस्टपेड दिए हुए हैं, पोस्टपेड कनेक्शंस दिए हुए हैं। अब बहुत सारे पोस्टपेड कनेक्शंस दिए हुए हैं, जियो ही ले लो, बहुत सारे पोस्टपेड कनेक्शंस है और अमाउंट बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है और अमाउंट होमोजीनियस और छोटे छोटे हैं, स्मॉल होमोजीनियस अमाउंट्स हैं, तब ऑडिटर आप पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है और अमाउंट होमोजीनियस और छोटे छोटे हैं, सिमिलर अमाउंट है और छोटे छोटे हैं, तब आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हो। जब आरएमएम बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है और आपको टीओसी से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए, तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो। तो ऑडिटर आपको कब नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज़ करनी है? पहली कंडीशन क्या है? अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है और अमाउंट क्या है? स्मॉल होमोजीनियस अमाउंट है, स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट अमाउंट है, ठीक है। और दूसरा, अगर आरएमएम बहुत ज़्यादा, आरएमएम बहुत कम है, आपने 315 में देखा आरएमएम बहुत कम था और टीओसी से आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए, मतलब इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छी हैं जिससे आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए और रिस्क बहुत कम है, तब ऑडिटर आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर एक्सेप्शन की उम्मीद बहुत कम है, एक्सेप्शन रेट बहुत लो है, तब आप यूज़ कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन क्या होता है? जो आपने इंफॉर्मेशन कंफर्म की है, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, जो आपने इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड की है, या फिर जो इंफॉर्मेशन एंटिटी के रिकॉर्ड्स में है, जो इंफॉर्मेशन किसके है? एंटिटीज के रिकॉर्ड में है, और जो थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड की है, डिफरेंस है, जो थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी, अगर इसमें डिफरेंस है, जो आपने इंफॉर्मेशन कंफर्म की थी और जो कंफर्मिंग पार्टी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर इसमें डिफरेंस है, अगर इसमें डिफरेंस है तो इसे बोला जाता है एक्सेप्शन, अगर इसमें डिफरेंस है तो इसे बोला जाता है एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा था प्लीज कंफर्म द बैलेंस अमाउंटिंग टू ₹10,000 और पार्टी का रिप्लाई आया बैलेंस कितना है? 12,000, मतलब जो ये 2,000 का डिफरेंस आ गया, इसे बोला जाएगा एक्सेप्शन। मतलब जो रिस्पॉन्स आया और जो आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में इंफॉर्मेशन कंफर्म की थी या जो इंफॉर्मेशन एंटिटी के रिकॉर्ड्स में है, अगर इसमें डिफरेंस आया तो इसे क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन। मतलब इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर मैं सिंपल बोलूं, डिसएग्रीमेंट मतलब एक्सेप्शन, मतलब डिसएग्रीमेंट की आपको उम्मीद नहीं है, आपको लगता है एक्सेप्शन नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, जो एंटिटी के रिकॉर्ड्स में है और जो थर्ड पार्टी कंफर्म करेगी, जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो सेम होगा, मतलब आपको गलती की उम्मीद नहीं है, आपको एक्सेप्शन की उम्मीद नहीं है, तब ऑडिटर आप ये यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, या फिर जो इंफॉर्मेशन एंटिटी के रिकॉर्ड्स में है और जो कंफर्मिंग पार्टी है, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, इसको बोला जाता है कि एक्सेप्शन की उम्मीद नहीं है, मतलब ऑडिटर को लगता है डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, जो रिकॉर्ड्स में है और जो थर्ड पार्टी कंफर्म करेगी वो मैच करेगा, मतलब ऑडिटर को एक्सेप्शन की उम्मीद नहीं है, उसको डिफरेंस की उम्मीद नहीं है। क्लियर हुई बात? एंड द लास्ट, अगर उसको लगता है थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, वो डिसरिगार्ड नहीं करेगी, वो रिप्लाई करेगी ही करेगी। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर का प्रायर एक्सपीरियंस रहा है कि थर्ड पार्टी हमेशा रिप्लाई करती है, वो अच्छे से अमाउंट को वेरीफाई करती है और ऑलवेज रिप्लाई करती है। जनरली क्रेडिटर के केस में ऐसा होता है, अगर आपने कभी भी क्रेडिटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई है, क्रेडिटर को तो पैसा लेना है, तो वो जनरली रिप्लाई करेगा ही करेगा, रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि थर्ड पार्टी उसकी रिक्वेस्ट का अनादर नहीं करेगी, वो रिप्लाई करेगी ही करेगी, वो बहुत जेन्युइन एंटिटी है और वो रिस्पॉन्स करती ही करती है, तो ये उसके प्रायर एक्सपीरियंस से उसको पता चल जाता है कि थर्ड पार्टी कैसी है, जिससे हम कंफर्मेशन मंगवा रहे हैं वो पार्टी कैसी है। अगर उसको लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत जेन्युइन है, बहुत सही है, वो डिसरिगार्ड नहीं करेगी, वो रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी, तब ऑडिटर आप नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। तो अगर ये 4 कंडीशन प्रेजेंट है तो ऑडिटर आप नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करोगे। पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है और रोमम कम है, आपका आरएमएम कम है और आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टीओसी से ऑब्टेन हो गए हैं, एक्सेप्शन की उम्मीद नहीं है और आपको ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं पता कि थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड करेगी, मतलब आपको लगता है कि थर्ड पार्टी जेन्युइन है, वो रिप्लाई करेगी ही करेगी, वो रिप्लाई करेगी ही करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आर्टिकल को एक ऐसी लेटर लिखा, आपने आर्टिकल को एक ऐसे लेटर लिखा, एक आईसीआई ने एक लेटर भेजा आर्टिकल को और क्या भेजा, प्लीज़ आप बताइए आपने कितने साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, और अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो हम मानेंगे कि अभी आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं की, तो आर्टिकल तो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, वो उसकी आईसीआई की रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी रिगार्ड करेगी, वो डिसरिगार्ड नहीं करेगी। जनरली क्रेडिटर्स के केस में ऐसा होता है, क्रेडिटर को पैसा लेना है, तो अगर आपने लिख दिया हम मान लेंगे कि आपने पैसा नहीं लेना, तो
ऑडिटर डर के रिप्लाई करेगा ही करेगा, थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड नहीं करेगी, रिप्लाई करेगी ही करेगी। क्लियर हुई बात? तो कब आपको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज़ करना है? जब पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है और अमाउंट छोटे छोटे होमोजीनियस हैं। सेकंड, आरएमएम बहुत कम है और आपको टीओसी से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गई, एक्सेप्शन की उम्मीद नहीं है और आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेयर नहीं हो कि थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड करेगी, मतलब आपको लगता है कि थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी। क्लियर हुई बात? ये हो गया आपको कब नेगेटिव कंफर्मेशन यूज़ करनी है। ये आपका पूरा चार्ट हो गया अबाउट द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आई थिंक सो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अब है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। एक बार एरियाज छोड़ दीजिए, अब आ जाइए एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ध्यान से समझना। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले अब आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवानी है। आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के क्या लगाने हैं? प्रोसीजर। मतलब ऑडिटर को क्या यूज़ करने हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। ऑडिटर को क्या यूज़ करने हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। ऑडिटर को क्या यूज़ करने हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, ठीक है। सबसे पहले आपके इसके 4 स्टेप्स हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर के कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। डीएस कितने स्टेप्स हैं? 4। डीएस क्या है? डीएस क्या है? डीएस क्या है? डीएस क्या है? डीएस। अब आ जाओ। सबसे पहले ऑडिटर आपको डिटरमाइन करना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है। डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, कि आपको क्या कंफर्म करना है। सबसे पहले तो ऑडिटर आपको देखना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है। यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव टू कंफर्म। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। आप बताओ, क्या आप सिर्फ देखो, जब भी हम कंफर्मेशन की बात करते हैं ना, माइंड में सिर्फ एक ही बात आता है, डेटर कंफर्मेशन, क्रेडिटर कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, बस माइंड में यही आता है। देखो, क्या जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ये सिर्फ अकाउंट बैलेंस कंफर्म करने के लिए होती है? नहीं, ये बैलेंस के साथ साथ आप और भी बहुत सारी आइटम्स कंफर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, कोई भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को कंफर्म कर सकते हो। कोई भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेंडर से कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट्स है, एग्रीमेंट्स की कोई भी आप टर्म्स को कंफर्म कर सकते हो कि एग्रीमेंट कितने साल का है। यूनिट्स को भी कंफर्म किया जा सकता है, बताओ कितनी क्वांटिटी वहाँ पड़ी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेरीफाई करना है कि स्टॉक की क्वांटिटी वेरीफाई करनी है, वेयर हाउस में आपका स्टॉक पड़ा है, तो आपको क्वांटिटी वेरीफाई करनी है, तो आपको देखना है कि आपको क्या वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी का लीज एग्रीमेंट है थर्ड पार्टी के साथ, आपको कंफर्म करना है कि वो एग्रीमेंट कितने साल का है, कितने ईयर्स का एग्रीमेंट है। तो सबसे पहले तो ऑडिटर आप ये डिसाइड करो, आप ये डिटरमाइन करो कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, क्योंकि सिर्फ अकाउंट बैलेंस कंफर्म नहीं होते, बैलेंस के साथ साथ आप टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कंफर्म कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर फॉर एग्जांपल हमने डिटरमाइन किया कि हमें डेटर्स के बैलेंस कंफर्म करने हैं, क्योंकि हमें डेटर्स के बैलेंस की एक्यूरेसी को वेरीफाई करना है, एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है कि वो सही में डेटर एग्जिस्ट भी करता है और क्या उसका अमाउंट इतना है, तो आपने डेटर के बैलेंस को कंफर्म करना है। या फिर फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि जो एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये लीज, फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, इसके लिए आपको उसकी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप क्या चेक करना चाहते हो, आपको क्या वेरीफाई करना है, जिसके लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म थर्ड पार्टी से करनी है। तो सबसे पहले डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। फॉर एग्जांपल, आपने लॉयर से कुछ कंफर्म करना है, तो सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट द इंफॉर्मेशन यू नीड टू बी कंफर्म, कि आपको क्या कंफर्म करना है। कोई अकाउंट बैलेंस कंफर्म करना है, कोई टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। ऑडिटर क्या क्या कंफर्म कर सकता है? अकाउंट बैलेंस कंफर्म कर सकता है और कोई भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर सकता है, एटसेट्रा। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है एप्रोप्रिएट पार्टी। क्या सिलेक्ट करनी है? एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। ये ध्यान से सुनना, आपको क्या सिलेक्ट करनी है? एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। क्या सिलेक्ट करनी है? एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। देखो, जब हम स्कूल में लेटर लिखते हैं, हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, लिखते हैं या नहीं लिखते? अगर आपको कोई लीव लेनी है तो लीव के लिए आप लेटर लिखते हो टू द प्रिंसिपल, प्लीज समथिंग। तो आपने ये लेटर लिखा टू द प्रिंसिपल, मतलब दिस इज योर कंफर्मिंग पार्टी, दिस इज योर कंफर्मिंग पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलायंस में आपका कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज में
आपको डेटर है, आपको डेटर, आप मतलब रिलायंस इंडस्ट्री को आपने कोई सेल की है जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री में आपकी क्लाइंट का डाटा क्या है, एज अ डेटर है, एज अ डेटर है, ठीक है। मतलब आपकी बुक्स में क्लाइंट की डिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ डेटर खड़ा है बैलेंस, तो आपको कंफर्म करना है रिलायंस इंडस्ट्री से बैलेंस। आपने लिख दिया टू मुकेश अंबानी प्लीज कंफर्म द बैलेंस एज अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। क्या मुकेश अंबानी को आपके बैलेंस की नॉलेज भी होगी कि एंटिटी के यहाँ कितना बैलेंस खड़ा है? क्या मुकेश, फॉर एग्जांपल आपने कंफर्म करना था आईसीआई बैंक से, आपने आईसीआई बैंक से अपना बैलेंस कंफर्म करना था कि बैंक में कितना बैलेंस है। फॉर एग्जांपल मान के चलो दिल्ली की लक्ष्मी नगर ब्रांच में आपका अकाउंट है और आपको लक्ष्मी नगर ब्रांच के अकाउंट को कंफर्म करना है आईसीआई बैंक से। आपने लिख दिया टू चंदा कोचर प्लीज कंफर्म द बैलेंस अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। क्या चंदा कोचर को उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज भी होगी या नहीं होगी? तो आपको वो पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसको उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज है, जो आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगी, आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा टू बैंक मैनेजर, टू बैंक मैनेजर, वो भी बैंक मैनेजर कौन सा, लक्ष्मी नगर ब्रांच का टू बैंक मैनेजर। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटर का बैलेंस कंफर्म करना है तो आप क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे परचेज डिपार्टमेंट या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड। तो अल्टीमेटली आपको देखना है ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपको उस इंफॉर्मेशन को कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जिसको उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज होगी, जिसको उस इंफॉर्मेशन की क्या होगी, नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है, वहाँ 3 डिपार्टमेंट है, एक फर्म है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 डिपार्टमेंट है। एक आपका डिपार्टमेंट है उनका लीगल डिपार्टमेंट है, एक उनका एक्चुरियल डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मान के चलो कोई कंसल्टेंसी है, मान लो टीसीएस कंसल्टेंसी है, एक लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, एक एक्चुरियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। ये 3 सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने लिख दिया टू द टीसीएस प्लीज कंफर्म, टू द चेयरमैन ऑफ टीसीएस प्लीज कंफर्म। क्या आपको वो, फॉर एग्जांपल आपने कोई केस चल रहा है तो आपने कोई लीगल एडवाइस ली थी, आपको उसका कंफर्म करना है, लॉयर से कंफर्म करना है, तो आप लिखोगे टू लीगल डिपार्टमेंट हेड। तो अल्टीमेटली आपको वो पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसको उसकी इंफॉर्मेशन है। अगर आपने कोई ऐसी पार्टी लिख दी जिसको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो रिलायबल नहीं होगा। तो आपको ऐसी पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसको उसकी क्या है, नॉलेज, तो तभी आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, रिलायबल होगा। तो आपको सिलेक्ट करनी है एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, और एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी का मतलब ऐसी पार्टी जिसको उस इंफॉर्मेशन की क्या है, नॉलेज। अगर उसको इंफॉर्मेशन की नॉलेज ही नहीं है तो आपका रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं होगा। तो आपका रिस्पॉन्स तभी रिलायबल होगा अगर सीपी जो कंफर्मिंग पार्टी है वो नॉलेजेबल अबाउट द इंफॉर्मेशन है, अगर उसको उस कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन की नॉलेज है। फिर आपको डिजाइन करनी है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब आपको अपना लेटर डिजाइन करना है। अब आपको क्या डिजाइन करनी है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल नाउ यू विल डिजाइन योर फुल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जैसे ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनी है, आपको ये अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का लेआउट प्रेजेंटेशन पूरा आपको अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करनी है। अब सुनो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैसे बनती है, ध्यान से सुनना, इससे आपको आगे के पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। सबसे पहले ऑडिटर ऐसे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाता है। पहले तो ऐसे बनती थी, आजकल तो मेल के थ्रू हो जाता है काफ़ी कुछ। ऐसे उसने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का एक इन्वेलप बनाया। अब उसने इन्वेलप के ऊपर लिखा टू जो भी थर्ड पार्टी है, टू सीपी का एड्रेस लिख दिया उसने। सीपी का क्या लिख दिया, एड्रेस, मतलब कंफर्मिंग पार्टी का क्या लिख दिया, एड्रेस। और उसके अंदर उसने एक और इन्वेलप डाला। अब उस इन्वेलप में उसने लिख दिया टू द ऑडिटर, क्या लिख दिया, टू ऑडिटर, मतलब उसने अपना एड्रेस लिख दिया ताकि डायरेक्टली उसी को मिले। ऐसा नहीं है कि वो एंटिटी को रिस्पॉन्ड कर दे, ताकि डायरेक्टली किसको मिले, उसको मिले। तो ऑडिटर ने यहाँ अपना एड्रेस लिख दिया, ऑडिटर ने यहाँ अपना एड्रेस लिख दिया और उसने यहाँ पूरी रिक्वेस्ट अपनी डाल दी, पूरा लेटर डाल दिया जिसमें उसने पूरी मतलब एक फोल्ड किया लेटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और उसको इसी इन्वेलप में डाल दी। देखो अगर यहाँ एड्रेस गलत हो गया तो वो थर्ड पार्टी तक पहुंचेगी नहीं, और अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले तो जो भी आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाओगे वो प्रॉपरली एड्रेस्ड होनी चाहिए। अगर एड्रेस ही सही नहीं है, अगर एड्रेस ही सही नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचेगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्स किसको है, आप डायरेक्टली लिखो कि रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। क्या लिखो, रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑडिटर के पास आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एंटिटी को दे दें और एंटिटी फिर आपको दे। तो आप उसमें डायरेक्टली लिखो कि रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप नोट करो तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में देखो लिखा होता है कि प्लीज रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू अदर ऑडिटर्स, कि आपको किसको रिस्पॉन्ड करना है,
प्लीज रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू अवर ऑडिटर। देखो प्लीज रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर, यहाँ बिल्कुल लिखा होता है प्लीज रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर कि आपको किसको रिस्पॉन्ड करना है, डायरेक्टली टू अवर ऑडिटर्स। आपको किसको रिस्पॉन्ड करना है, डायरेक्टली टू अवर ऑडिटर। आपको किसको रिस्पॉन्ड करना है, डायरेक्टली टू द ऑडिटर। देखो अगर आप नोट करो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू अवर ऑडिटर्स। तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आपको इस बात का ध्यान रखना है और आपका एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सही एड्रेस पे पहुंच पाएगी। और उसके बाद बन गई कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नाउ यू हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट, नाउ यू हैव टू लास्ट स्टेप। आपकी रिक्वेस्ट हो गई, अब आप इस रिक्वेस्ट को पोस्ट करना है, पोस्ट कर दो, मेल करना है, मेल कर दो। नाउ यू हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप, इंक्लूडिंग फॉलो अप। ऑब्वियसली फॉलो अप किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब अमाउंट क्या हो गया, एग्री, तो फॉलो अप की बात तो हमेशा किस में होगी, इन द केस ऑफ पीसीआर, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्योंकि अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स नहीं आया इट मीन्स कि थर्ड पार्टी एग्री हो गई तभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो फॉलो अप का केस होगा इन केस ऑफ पीसीआर, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। समझ आया? अब आते हैं अपने नोट्स पे, फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए, आप अपने नोट्स पे आ जाइए, फटाफट अपने नोट्स पे आ जाइए प्लीज। चलो अब आते हैं, सबसे पहले क्या है आपका डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है। आप क्या कंफर्म कर सकते हो, अकाउंट बैलेंस, एलिमेंट्स, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। आप कोई ट्रांजैक्शंस की टर्म्स को भी कंफर्म कर सकते हो। फिर आपको सिलेक्ट करनी है अप्रोप्रिएट पार्टी। अप्रोप्रिएट पार्टी क्या होनी चाहिए, नॉलेजेबल। देखो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से आपको तभी रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलेंगे अगर कंफर्मिंग पार्टी नॉलेजेबल है अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। उसके बाद यू हैव टू डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब आपको अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को क्या करना है, डिजाइन। तो जब भी आप अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करो आपको ये ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली एड्रेस होनी चाहिए। मैंने इनवेलप बनाया था और मैंने स्पेसिफिकली लिखा था एड्रेस सही होना चाहिए। अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, एड्रेस सही नहीं था, आप तो खुश हो गए कि क्या हुआ, क्या हुआ कि कंफर्मेशन हो सकता है कई बार अनडिलीवर्ड रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं। अगर अनडिलीवर्ड आ गई मतलब आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद अगर रिस्पॉन्स, और आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर की किसको रिस्पॉन्ड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स टू बी कंफर्म, मैं लिख रही हूँ कुछ, आपको ऊपर ऊपर लिखना है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, फैक्टर टू बी considered while designing confirmation request, while designing कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर वाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है ऑडिटर जब आप अपनी क्या बना रहे हो, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सबसे पहले आपको देखना है एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। आपको देखना है क्या उस थर्ड पार्टी की एबिलिटी है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, आपका अकाउंट जो है वो दिल्ली की 4 ब्रांचेज में है, मान के चलो सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं है। जो दिल्ली में आपका जो अकाउंट है पीएनबी के दिल्ली की 4 ब्रांचेज में है। पीएनबी आपका लक्ष्मी नगर में है, पीएनबी लाजपत नगर में है, पीएनबी लाजपत नगर में है, और मान के चलो पीएनबी आपका कहाँ है, वसंत कुंज में है। ऐसे 4 ब्रांचेस में आपका अकाउंट है और आपने लिख दिया लाजपत नगर वालों को कि प्लीज़ हमें सभी पीएनबी का बैलेंस कंफर्म करो। हो सकता है उनको सिर्फ लाजपत नगर का, लक्ष्मी नगर का बैलेंस पता, उनको लाजपत नगर, मान को सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं है और वो सिर्फ आपको लक्ष्मी नगर का इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको लाजपत नगर, वसंत कुंज और जहाँ भी आपका अकाउंट है उस ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आप देखो कंफर्मिंग पार्टी की एबिलिटी क्या है, वो आपको इंडिविजुअल बैलेंस कंफर्म कर सकते हैं या टोटल जितना भी आपका सभी ब्रांचेस में अकाउंट है उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो यू हैव टू सी द एबिलिटी की वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में आपका स्टॉक पड़ा है एज अ, मतलब वेयर हाउस में सिर्फ आपने बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टॉक रखा हुआ है क्योंकि आपके पास स्पेस की कमी थी, तो आपने एक वेयर हाउस रेंट पे रखा हुआ है और वहाँ आपने अपना स्टॉक रखा हुआ है। आप उनको कह रहे हो कि हमें उस स्टॉक की वैल्यू बताओ, वो आपको शायद क्वांटिटी बता पाएंगे लेकिन वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो आपको देखना है कि उस थर्ड पार्टी की एबिलिटी क्या है, वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करोगे, उसी से ही वही इंफॉर्मेशन कंफर्म करोगे। तो एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, आपको देखना है कि उस थर्ड पार्टी की एबिलिटी क्या है, वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। असर्शन, देखो अगर अगर आपको फॉर एग्जांपल कंफर्म करना है, क्या कंफर्म करना है, अगर आपको कोई टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कंफर्म करनी है या फिर आपको फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हैं, क्या है आपकी प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स, और प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स किसके
पास है, बैंक के पास है। अब आपकी प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स बैंक के पास है और आपको कंफर्म करना है कि वो प्रॉपर्टी टाइटल डीड क्या कंपनी के नाम पे है या नहीं है, उसका राइट कंफर्म करना है। तो अगर आपको उसका राइट कंफर्म करना है तो आप क्या लिखोगे बैंक को, प्लीज कंफर्म दैट द प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स आर हेल्ड विद इन द नेम ऑफ डैश कंपनी, जो भी XYZ कंपनी। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आप कौन सी असर्शन कंफर्म कर रहे हो। अगर आपको डेटर का बैलेंस कंफर्म करना है तो आप लिखोगे प्लीज कंफर्म द बैलेंस अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। अगर आपको उसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है तो आपको देखना है कि आप कौन सी असर्शन वेरीफाई कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज ड्राफ्ट होगी। क्लियर हुई बात। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, यहाँ आप डिसाइड करोगे कि आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनानी है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनानी है, कि आपको अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का पूरा लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, क्या हमें अमाउंट मेंशन करना है या अमाउंट मेंशन नहीं करना, ब्लैंक करनी है, नेगेटिव करनी है, पॉजिटिव करनी है। तो आप यहाँ पूरी अपनी मतलब क्या डिसाइड करते हो, आप अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का एक लेआउट और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हो, पूरी आप लैंग्वेज डिफाइन करते हो कि आपको क्या लिखना है, ब्लैंक लिखनी है, पॉजिटिव लिखनी है, नेगेटिव लिखनी है। फिर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन टू कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। देखो अल्टीमेटली वही मैंने आपको बताया था कि लॉयर कभी भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे डायरेक्टली, तो आपको मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन जरूरत होती है। प्रैक्टिकली कैसे लिखी जाती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आपको बताती हूँ। क्या होता है, बैठ जाती है मैनेजमेंट और यहाँ बैठा है ऑडिटर। ऑडिटर मैनेजमेंट को कह रहा है प्लीज टाइप, और मैनेजमेंट टाइप करिए प्लीज कंफर्म द बैलेंस अमाउंटिंग टू रुपीज दिस, और उसका प्रिंट आउट लिया और अब इन्वेलप में डाला और सेंड कर दिया किसको, थर्ड पार्टी को। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन के बिना जनरली थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करती। देखो अगर आप कभी भी लैंग्वेज पढ़ना, मैं आपको फटाफट लैंग्वेज पढ़वाती हूँ, देखना। अगर आप कभी भी लैंग्वेज पढ़ोगे, आर ऑडिटर्स रघु रामन कंपनी जो भी है बेंगलुरु जो भी दिस आर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो हमारी ऑडिट कर रहे हैं, कंफर्म इट्स करेक्टनेस एंड रिपोर्ट एनी डिफरेंस टू द ऑडिटर्स। देखो कौन लिख रहा है, मैनेजमेंट लिख रही है कि आर ऑडिट इज इन प्रोग्रेस, प्लीज कंफर्म द बैलेंस डायरेक्टली टू द ऑडिटर। मतलब यहाँ मैनेजमेंट ऑथराइज कर रही है, तभी तो थर्ड पार्टी रिप्लाई करेगी, अदरवाइज थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करेगी। तो जो भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनती है जनरली किसको ध्यान में रख के बनाई जाती है, मैनेज। देखो इन आर कनेक्शन ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ईयर दिस, प्लीज कंफर्म डायरेक्टली टू आवर ऑडिटर्स। मतलब लिख कौन रहा है, मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट ऑथराइज कर रही है कि प्लीज आप रिस्पॉन्स करो डायरेक्टली टू द ऑडिटर। तो जनरली थर्ड कंफर्मेशन जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई जाती है इसमें मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन जरूरी होती है, बिकॉज थर्ड पार्टी कभी भी मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के बिना जनरली रिप्लाई नहीं करेगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगी। प्रायर एक्सपीरियंस, देखो प्रायर एक्सपीरियंस से ही तो आपको पता चलेगा। अगर प्रायर एक्सपीरियंस रहा कि थर्ड पार्टी जल्दी से रिप्लाई नहीं करती, नेगेटिव से बात नहीं बनेगी। प्रायर एक्सपीरियंस से आपको पता चला कि जो है यहाँ डर है, कि यहाँ खतरा है कि थर्ड पार्टी शायद रिप्लाई ना करे, तो आपको अपने प्रायर एक्सपीरियंस से ही आप डिफाइन कर पाओगे कि नेगेटिव बनानी है या पॉजिटिव बनानी है। फिर आरएमएम बहुत ज़्यादा है तो आपको ब्लैंक बनानी पड़ेगी, अगर आरएमएम कम है तो पॉजिटिव भी बन जाएगी। आरएमएम बिल्कुल ही लो है, आरएमएम है ही नहीं, इतना कम आरएमएम है तो शायद आप पॉजिटिव नेगेटिव बनाओगे। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करनी है या फिर आपको मेल करनी है या फिर आपको पोस्ट करना है, तो आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। तो आप लिखते हो प्लीज़, आप ड्राफ्टिंग में लिखोगे ना, प्लीज़ रिस्पॉन्ड एट दिस ईमेल एड्रेस, जो भी आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। तो इन बातों को ध्यान में रख के आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिज़ाइन करना है। पहला, एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी की, आपकी थर्ड पार्टी की एबिलिटी क्या है, वो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करके दे सकती है। सेकेंड, असर्शन कि आप क्या कंफर्म करना चाहते हो। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, प्रायर एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, आरएमएम एंड द लास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर हुई बात। और सेंडिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप इफ एप्लीकेबल, व्हेन एप्लीकेबल का मतलब जनरली पीसीआर में एप्लीकेबल होगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एप्लीकेबल होगा। दिस इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर, पेपर फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। और पॉजिटिव और क्या कहते हैं, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ज़्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है। और जब आरएमएम ज़्यादा होता है तो जनरली ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज़ करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, डायरेक्टली टू द ऑडिटर है, और डायरेक्टली टू द ऑडिटर और थर्ड पार्टी से मिलता है, मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इसलिए इसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। फिर ऑडिटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाता है, ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसमें थर्ड पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी डायरेक्टली टू द ऑडिटर, आइदर पार्टी एग्री और डिसएग्री विद द इन्फॉर्मेशन
कंफर्मेशन कंफर्म। और पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से ऑडिटर को ज़्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं, लेकिन यहाँ एक रिस्क है कि थर्ड पार्टी विदाउट वेरीफाई किए ही रिस्पोंड कर दे। इस रिस्क को कम किया जा सकता है अगर आप ब्लैंक कंफर्मेशन यूज़ करो, मतलब अमाउंट मेंशन ना करो। लेकिन अगर आपने ब्लैंक कंफर्मेशन यूज़ की तो यहाँ रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है, रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है क्योंकि यहाँ कंफर्मिंग पार्टी को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो जब हाई आरएमएम होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, तो ऑडिटर ब्लैंक कंफर्मेशन जनरली यूज़ करता है। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसमें थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी रिस्पोंड करती है ओनली इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, ओनली इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ये लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है, लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, हो सकता है इस बात का खतरा है कि थर्ड पार्टी के पास पता नहीं वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीट भी हुई है या नहीं हुई, और उसने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी किया है या नहीं किया। तो ऑडिटर को इसका लिमिटेड यूज करना है। अगर ऑल कंडीशन प्रेजेंट होगी तभी ऑडिटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज करेगा। पहला, अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है और अमाउंट स्मॉल और होमोजीनियस स्मॉल अकाउंट्स हैं। सेकंड, रोमम बहुत, आरएमएम बहुत कम है और टीओसी से उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए हैं। एक्सेप्शन रेट बहुत लो है, एक्सेप्शन की उम्मीद नहीं है, और थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड नहीं करेगी। ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेयर नहीं है कि थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड करेगी, मतलब थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, वो रिप्लाई करेगी ही करेगी। फिर उसके बाद आ जाओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, डीएस। सबसे पहले डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, सिलेक्टिंग द डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, अकाउंट बैलेंस कंफर्म करना है, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंफर्म करना है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, आपको कौन सी पार्टी सिलेक्ट करनी है? नॉलेजेबल, मतलब रिस्पॉन्स को तभी रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगा अगर कंफर्मिंग पार्टी क्या है? नॉलेजेबल अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। फिर आपको डिजाइन करनी है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, प्रॉपर्ली एड्रेस होनी चाहिए और उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि रिस्पोंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, आरएमएम, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन हो गया, आरएमएम। फिर उसके बाद प्रायर एक्सपीरियंस और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, क्लियर। उसके बाद आ जाइए सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप एज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल कब होगा? जब पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज की जा रही है। अब आ जाइए नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट ने आपको मना कर दिया, आप मैनेजमेंट के पास गए क्योंकि आपको मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लेनी होती है, आप गए मैनेजमेंट के पास, ये हमारा ऑडिटर गया मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट को क्या कहा? मैनेजमेंट को कहता कि हमें ऑथराइजेशन दो ताकि हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड कर पाएं। मैनेजमेंट कहती नहीं देंगे, हम आपको यहाँ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने देंगे। मतलब मैनेजमेंट ने आपके काम पर क्या लगा दी? लिमिटेशन, क्योंकि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? रिफ्यूज, कि हम आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करने नहीं देंगे, हम आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करने नहीं देंगे। मतलब मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत मंगवाओ। अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया मतलब मैनेजमेंट ने आपके काम पर क्या लगा दी? लिमिटेशन। मतलब मैनेजमेंट ने आपके काम पर क्या लगा दी? लिमिटेशन। आपके स्कोप पर क्या लगा दी? लिमिटेशन। मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत मंगवाओ। देखो सबसे पहले ऑडिटर, अगर मैनेजमेंट ने आपको रिफ्यूज किया, जनरली रीजंस होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो मैनेजमेंट से क्या पूछना है? रीजंस बताओ, आप हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों नहीं मंगवाने दे रहे। सबसे पहले आप मैनेजमेंट से जाओ और मैनेजमेंट से क्या पूछो? रीजंस, की बताओ आप हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाने क्यों नहीं दे रहे। जनरली मैनेजमेंट का रीजन होगा कि लीगल डिस्प्यूट है या फिर ऑनगोइंग नेगोशिएशंस है, मतलब लीगल डिस्प्यूट है इसीलिए आप प्लीज कंफर्मेशन मत मंगवाओ, आप कंफर्मेशन मत मंगवाओ। तो जनरली उनका रीजन होगा कि लीगल डिस्प्यूट या फिर ऑनगोइंग मतलब क्या कि अगर मैनेजमेंट का रीज़न ये है कि जो उनकी ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रही हैं या फिर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रही है क्योंकि लिमिटेशंस, मतलब क्योंकि लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऑडिटर आपने उनके रीज़न पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। आपको क्या ऑब्टेन करने हैं? आपको उस रीजंस वैलिड है या नहीं है, इसके क्या ऑब्टेन करने हैं? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। क्या ऑब्टेन करने हैं? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। किसके बारे में? अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रीजन, की जो रीजन है वो वैलिड भी है या नहीं है। आपको वैलिडिटी ऑफ रीजन के लिए क्या इकट्ठे करने हैं? वैलिडिटी ऑफ रीजंस के क्या इकट्ठे करने हैं? एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट से पूछा कि हाँ जी बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए हमें ऑथराइजेशन दो। मैनेजमेंट कहते हैं नहीं देंगे, हम आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाने नहीं देंगे। आपने पूछा रीजन, मैनेजमेंट कहते हैं लीगल डिस्प्यूट चल रहा है इसीलिए अभी ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो अभी इट वुड नॉट बी बेटर कि आप उनसे एक बारी रिक्वेस्ट करो। आपने कहा कि अच्छा ये रीजन है, आपको लगेगा हाँ ये
जेन्युइन रीज़न है, बिकॉज लीगल डिस्प्यूट इज़ अ जेन्युइन रीज़न। जब मैनेजमेंट मना करती है, आप बताओ, दिखाओ आपकी डिस्प्यूट जो चल रहा है लीगल, तो कहीं केस में चल रहा होगा, कोई केस चल रहा होगा कोर्ट में, तो प्रॉपर आप हमें उसके डॉक्यूमेंट दिखाओ। अगर उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिए और आपको लगा कि हाँ ये जेन्युइन रीज़न है, हाँ इसकी वजह से ये हमें एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मंगवाने नहीं दे रहे, आप सेटिस्फाई हो गए, आप सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि आपने वैलिडिटी के क्या देख लिए, रीजंस। क्योंकि अगर उन्होंने आपको लीगल डिस्प्यूट्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, लॉयर के पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए और पूरा जो भी केस चल रहा है सभी फाइल उन्होंने आपको लाकर दे दी, आपको एविडेंस मिल गई कि जो उनके रीजंस है वो वैलिड है। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी रीज़न नहीं बताया और आपको उनके रीज़न अनरीजनेबल लग रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैनेजमेंट मना कर रही है क्योंकि वो कोई फ्रॉड रिवील, कोई उनसे फ्रॉड, कोई झूठा सेल उन्होंने रिकॉर्ड की थी। अब झूठी सेल रिकॉर्ड की थी तो वो डेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो झूठी सेल के फ्रॉड को छुपाने के लिए, वो रिवील करने के लिए, फ्रॉड को रिवील करने के लिए आपको एविडेंस ना मिले, इसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाने नहीं दे रहे। खतरा, अब ऑडिटर बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको लग रहा है कि उनके रीज़न अनरीजनेबल हैं और खतरा है कि मैनेजमेंट छुपा रही है ताकि उनका फ्रॉड पकड़ा ना जाए, ताकि उनका फ्रॉड पकड़ा ना जाए, अब ऑडिटर आप क्या करो। अब अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट के रीज़न अनरीजनेबल हैं और मैनेजमेंट जानबूझकर आपको छुपा रही है ताकि आप फ्रॉड ना पकड़ पाओ, ऑडिटर इसका इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा, इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा। इसका इम्प्लीकेशन दो चीज़ों पर आएगा, एक तो आपका आरएमएम पे आएगा और एक आपका एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पे आएगा। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड छुपाने के लिए वो हमें क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन नहीं मंगवाने दे रही, तो इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। आपको लगेगा कि हाँ मैनेजमेंट फ्रॉड छुपाने के लिए, तो आरएमएम आपको ड्यू टू फ्रॉड भी लग सकता है और ऑडिटर आपको अपने प्रोसीजर्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे। हो सकता है पहले आपने उस एरिया में रिस्क ना माना हो, लेकिन वहाँ अब आपको पता चला हो कि यहाँ तो रिस्क ड्यू टू फ्रॉड है, तो आपको अपने प्रोसीजर्स को भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो इसका इम्प्लीकेशन जाएगा एक तो आरएमएम इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर एंड एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर हुई बात। और फिर ऑडिटर आपको क्या करने हैं, ऑल्टरनेट प्रोसीजर, क्या करने हैं, ऑल्टरनेट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ताकि आपको, अगर मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने दे रही, तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि रिस्पांस आया ही नहीं तो आपको प्रोसीजर्स करने पड़ते, तो आप वही प्रोसीजर करो। फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट आपको डेटर का बैलेंस कंफर्म नहीं करने दे रही, तो आप देख लो कि डेटर से पैसा आ गया होगा, आप सब्सिक्वेंट रिसीट्स चेक कर लो, अगर क्रेडिटर है सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट्स चेक कर लो, तो आपको इसके लिए ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। अगर आपको रीजन लगे अनरीजनेबल और आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर करके भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, अगर आपको रीजन क्या लगे अनरीजनेबल, रीजन क्या लगे अनरीजनेबल और आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर करके भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर करके भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, ऑडिटर आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेट करना है ये बात टीसीडब्ल्यूजी को कि मैनेजमेंट ने हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने दी थी। तो आप ये तो कम्युनिकेट करोगे किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। किसको कम्युनिकेट कर दोगे, टीसीडब्ल्यूजी को। और दूसरा आप इसका इम्प्लीकेशन किस पे देखोगे, ऑडिट पे। इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट हो सकता है आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट हो गया हो, आपको फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट लगती हो, आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कंसर्न हो गया हो, आपको एक एविडेंस झूठा हो सकता है, मैनेजमेंट ने और कितने झूठ बोल रखे हैं, तो आपको इसका इम्प्लीकेशन किस पे देखना है, ऑडिट पे। और इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन, और इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन, और आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर SS 705। आप 705 के हिसाब से इसका इम्पैक्ट देख लोगे अपने ऑडिट ओपिनियन पे। क्लियर हुई बात, ध्यान से सुनना। अगर मैनेजमेंट ने आपको मना कर दिया, अगर मैनेजमेंट ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने देंगे, मैनेजमेंट ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट से क्या पूछने हैं, रीज़न। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट से क्या पूछने हैं, रीज़न। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट से क्या पूछने हैं, रीज़न्स। फिर आपको देखना है जो मैनेजमेंट के रीज़न्स है वो वैलिड है या नहीं है, आपको इसका क्या एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, आपको इसके एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। सबसे पहले
आपको मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है, बताओ आप हमें क्यों मना कर रहे हो, और आपको वैलिडिटी और रीजनेबलनेस के क्या इकट्ठे करने हैं, एविडेंस। क्या इकट्ठे करने हैं, एविडेंस की जो मैनेजमेंट के रीजन है वो वैलिड भी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन, इट इज़ अ रियल केस। लेकिन अगर आपको रीजन अनरीजनेबल नहीं लगता, मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, मैनेजमेंट आपको बिना मतलब के ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड नहीं करने देगी, अगर रीजन अनरीजनेबल है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट किस पे जाएगा, आपको फ्रॉड रिस्क लगेगा। आपको लगेगा शायद मैनेजमेंट अपने फ्रॉड को रिवील करने के लिए हमें मना कर रही है। फिर आपको इसका इम्प्लीकेशन देखना है कि आरएमएम इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, हो सकता है मैनेजमेंट फ्रॉड को छुपाने के लिए मना करे और आपको पहले रिस्क यहाँ ना लगता हो फ्रॉड वाला, लेकिन अब आपका आरएमएम रिवाइज हो जाएगा और आपको अपने एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर मतलब रैप और फैप रिवाइज करने पड़ेंगे। और ऑडिटर आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करके एविडेंस ऑब्टेन करोगे। डेटर के केस में आप सब्सिक्वेंट रिसीट्स देख लोगे और क्रेडिटर के केस में आप सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट्स देख लोगे। तो ऑडिटर आप उसको अल्टरनेट प्रोसीजर करके एविडेंस ऑब्टेन करोगे। अगर आपको रीजन क्या लगे, अनरीजनेबल लगे, और मैनेजमेंट और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी आपको एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए, आप ये बात टीसीडब्ल्यूजी को क्या कर दोगे, कम्युनिकेट। आप इसका इम्प्लीकेशन किस पे देख लोगे, ऑडिट पे, और इसका इफेक्ट किस पे देख लोगे, ऑडिटर्स ओपिनियन पे। किस पे देख लोगे, ऑडिटर्स ओपिनियन पे। इसका इफेक्ट किस पे देख लोगे, ऑडिटर्स ओपिनियन पे। चलो अब देखो सुनो, एक बार क्या हुआ, मैनेजमेंट ने ना रिफ्यूज़ कर दिया ऑडिटर को कि हम आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने देंगे। मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़, कि हम आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने देंगे। मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़, कि हम आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने देंगे। तो ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को अपने ऑडिट का क्या बताया, ओपिनियन। तो मैनेजमेंट किसके पास गई, ऑडिटर किसके पास गया, टीसीडब्ल्यूजी को, और उसको अपना ऑडिट का क्या सुनाया, ओपिनियन, कि हम तो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। तो जैसे ही मैनेजमेंट ने टीसीडब्ल्यूजी को रिफ्यूज़ किया, मैं आपको लर्न करा रही हूँ, जैसे ही मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ किया कि ऑडिटर को कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने देंगे, ऑडिटर किसके पास गया, टीसीडब्ल्यूजी के पास, और उसको अपनी ऑडिट का क्या सुनाया, ओपिनियन। ऑडिटर किसके पास गया, टीसीडब्ल्यूजी के पास, और ऑडिट का क्या सुनाया, ओपिनियन। ऑडिटर किसके पास गया, टीसीडब्ल्यूजी के, और ऑडिट का क्या सुनाया, ओपिनियन। ऑडिटर किसके पास गया, टीसीडब्ल्यूजी के, और ऑडिट का क्या सुनाया, ओपिनियन। जैसे ही ऑडिट का ओपिनियन सुनाया, टीसीडब्ल्यूजी किस में चलेगी, रेस्ट इन पीस में। किस में चलेगी, रेस्ट इन पीस में। किस में चलेगी, रेस्ट इन पीस में। तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। 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 जब ऑडिटर ने ऑडिट का क्या सुनाया, ओपिनियन। रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को ऑडिट का क्या सुनाया, ओपिनियन। जैसे ही मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मंगवाने देंगे, तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट से इंक्वायर करने हैं रीजंस, और आपको रीजंस और वैलिडनेस के रीजंस, उसके उसकी रीजनेबलनेस और वैलिडिटी के क्या इकट्ठे करने हैं, एविडेंस। फिर आपको उसका क्या देखना है, इम्प्लीकेशन। उसका इम्प्लीकेशन किस पे आएगा, एक तो आरएमएम including risk of fraud and anti of audit procedure, anti of other audit procedures। और आपको क्या करने हैं, alternate procedure। आपको क्या करने हैं, alternate procedure। फिर आपको अगर रीजन क्या लगे, अनरीजनेबल, और अगर आपको लगा कि alternate procedure से आपको sufficient and appropriate audit evidence नहीं मिले, किसको कम्युनिकेट कर दोगे, टीसीडब्ल्यूजी को, और इसका इम्प्लीकेशन किस पे देख लोगे, ऑडिट पे, और इफेक्ट किस पे देख लोगे, ऑडिट ओपिनियन में। तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, जैसे ही मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई, टीसीडब्ल्यूजी। जब उसने ऑडिट का क्या सुना, ओपिनियन। आर से रीजन, आई से इम्प्लीकेशन, आरएमएम पे और एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे, और ए से पी से आपको क्या करना है, प्रोसीजर। फिर आपको कम्युनिकेट करना है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, और
implication on audit and effects on auditor's opinion. बिल्कुल लिख लो. रेस्ट इन पीस में कौन चली गई? TCWG. जब उसने ऑडिट का क्या सुना? ओपिनियन. तो रेस्ट इन पीस में कौन चली गई? TCWG. जब उसने ऑडिट का क्या सुना? ओपिनियन. R से रीजन, I से इम्प्लीकेशन, P से प्रोसीजर. कौन चली गई? TCWG. रेस्ट इन पीस में TCWG चली गई जब उसने ऑडिट का ओपिनियन सुना. जब उसने ऑडिट का ओपिनियन सुना. तो रेस्ट इन पीस. R से रीजन, I से इम्प्लीकेशन, P से प्रोसीजर, फिर TCWG चली गई जब उसने ऑडिट का क्या सुना? ओपिनियन. अब इसके सामने आपको एक नोट करना है, एक नोटिंग करनी है. आप लिखिए नोट. मैनेजमेंट रिफ्यूजल का एक क्या लिखिए? नोट. मैनेजमेंट रिफ्यूजल के लिए आपको एक क्या लिखना है? नोट. फटाफट लिखो, इंपॉर्टेंट है और आपको इसको नोट डाउन करना है. इस नोट को आपको नोट डाउन करना है. क्लियर हुई बात? चलो. रिफ्यूजल बाय मैनेजमेंट, नोट डाउन करिए फटाफट. रिफ्यूजल बाय मैनेजमेंट, refusal by management to allow the auditor, refusal by management to allow the auditor to send confirmation, refusal by management to allow the auditor to send confirmation request. मैनेजमेंट ने अगर आपको रिफ्यूज कर दिया ऑडिटर को कि आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, इट इज़ अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द ऑडिट. इट इज़ अ लिमिटेशन. ये एक ऑडिटर पे उन्होंने क्या लगा दी? लिमिटेशन. तो लिमिटेशन ऑन ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर में विश टू ऑब्टेन. इससे लिमिटेशन लग जाएगी कि वो ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करना चाहता था वो नहीं मिले. तो लिमिटेशन ऑन ऑडिट एविडेंस, limitation on audit evidence that auditor wishes to obtain, that auditor wishes to obtain. The most common reason is legal dispute or ongoing negotiation. Common reason क्या है? कॉमन रीजन एडवांस एस. क्या होता है जो मेन रीजन? वो सभी ऑडिटर इज इंक्वायर्ड, सॉरी, ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू इंक्वायर द रीजन. सबसे पहले तो ऑडिटर को उनसे क्या पूछना है? रीजन. द कॉमन रीजन इज लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन. तो सबसे पहले ऑडिटर इंक्वायर करेगा रीजंस. बताओ आप हमें क्यों मना कर रहे हो? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, ऑडिटर को ज़रूरत है कि वो इंक्वायर करेगा रीज़न. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर द रीजंस फॉर रिफ्यूजल्स. बताओ आप हमें क्यों मना कर रहे हो? फॉर लिमिटेशन. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल कर रही है, ऐसी लिमिटेशन लगा रही है, आपको ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या पूछने हैं? रीजंस. बताओ आप क्यों हमें मना कर रहे हो? कॉमन रीजन बिहाइंड दिस. कॉमन रीजन क्या होगा? लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन. कॉमन रीजन एडवांस्ड इज द एविडेंस ऑफ लीगल डिस्प्यूट. वो आपको एविडेंस देंगे कि हमारे अगेंस्ट, मतलब हमने उनके अगेंस्ट क्या किया हुआ है? लीगल डिस्प्यूट. या उन्होंने हमारे अगेंस्ट क्या किया हुआ है? लीगल डिस्प्यूट. तो कॉमन रीजन इज लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन, या फिर ऑनगोइंग नेगोशिएशन. अभी हमारी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही हैं अबाउट द अमाउंट. फॉर एग्जांपल कई बार डिफेक्टेड गुड्स चली जाती हैं तो नेगोशिएशंस चलती हैं. तो नेगोशिएशंस चल रहे हैं विद द इंटेंडेड कन्फर्मिंग, with the intended confirming party, with the intended confirming party. क्लियर हुई बात? उसके बाद द ऑडिटर, ऑडिटर को रीजंस के क्या इकट्ठे करने हैं? एविडेंस इकट्ठे करने हैं. देयर मे बी द रीजन कि मैनेजमेंट फ्रॉड छुपाने के लिए, अगर रीजन अनरीजनेबल है, ऑडिटर को लगेगा कि शायद मैनेजमेंट फ्रॉड छुपाने के लिए मना कर रही है, मैनेजमेंट ने ये लिमिटेशन लगाई है ताकि वो फ्रॉड रिवील कर सके, फ्रॉड छुपा सके. अब लिखो द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड. ऑडिटर को क्या इकट्ठे करने हैं? एविडेंस. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सीक एविडेंस. ऑडिटर को क्या इकट्ठे करने हैं? एविडेंसेस. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सीक एविडेंस, टू सीक एविडेंस एज टू वैलिडिटी, एज टू वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ, एंड रीजनेबलनेस ऑफ, रीजनेबलनेस ऑफ द रीजंस. की जो रीजंस हैं वो वैलिड हैं. ऑडिटर को इसके एविडेंस इकट्ठे करने हैं. बिकॉज यहाँ एक खतरा है. किस बात का खतरा है? बिकॉज रिस्क दैट, कि मैनेजमेंट आपको मना कर रही है. रिस्क दैट मैनेजमेंट में बी अटेम्प्टिंग, मैनेजमेंट क्या कर रही है? ऐसा करने की कोशिश कर रही है, उसको मना करने की कोशिश कर रही है. मैनेजमेंट में बी मैनेजमेंट में बी अटेम्प्टिंग टू डिनाई द ऑडिटर. वो ऑडिटर को मना कर रही है. क्यों मना कर रही है? बिकॉज डिनाइंग द ऑडिटर, बिकॉज एक्सेस,
क्योंकि इससे क्या होगा, एक्सेस टू ऑडिट एविडेंस, क्योंकि इससे ऑडिटर को ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे दैट में रिवील फ्रॉड और एरर, जिससे ऑडिटर को फ्रॉड और एरर का पता चल सकता है। शायद मैनेजमेंट इसलिए मना कर रही है एरर और फ्रॉड। क्लियर हुई बात? क्या लिखा कि ऑडिटर, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि हमने क्या लिखा। इसमें सबसे पहले हमने लिखा अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज़ करती है तो मैनेजमेंट आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रही है कि आपको वो एविडेंस नहीं मिलेंगे, मैनेजमेंट रोक लगा रही है ऐसे एविडेंस ऑब्टेन करने में जो ऑडिटर ऑब्टेन करना चाहता है। तो ऑडिटर आपको मैनेजमेंट से सबसे पहले जाकर क्या पूछना है, रीज़न। द कॉमन रीज़न मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि लीगल डिस्प्यूट या फिर ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो ऑडिटर आपको उस रीजंस के क्या इकट्ठे करने हैं, एविडेंस की वो रीज़न वैलिड है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट आपको मना कर रही है ऐसे एविडेंस ऑब्टेन करने में, शायद वो आपको फ्रॉड और एरर रिवील, आपको कोई एरर या फ्रॉड पता चल जाएगा अगर आपने कंफर्मेशन मंगवाई, तो उस चीज़ को छुपाने के लिए मैनेजमेंट आपको डिनाई कर रही है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब आ जाओ। और अगर ऑडिटर ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेगा, अगर फिर भी उसको एविडेंस नहीं मिले तो ऑडिटर को अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को और इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट, और साथ में क्या करेगा, इफेक्ट्स ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। अब आते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, खत्म हो गया, अब हमने पूरा पढ़ लिया। अब आ जाइए रिस्पॉन्स। अब आ जाओ, एक्सेप्शन मैंने आपको करवा दिया था, डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। दिस आई टोल्ड यू व्हेन, जब हम एनसीआर कर रहे थे नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब आ जाओ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दी, उनका क्या आएगा, रिस्पॉन्स। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, पहली सिचुएशन रिस्पॉन्स आया, देखो 4 सिचुएशंस होंगी, मैं आपको चारों सिचुएशंस बाद में करवाऊंगी। देखो सिचुएशंस बता रही हूँ, रिस्पॉन्स तो आया लेकिन आपको लगता है वो रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, आपको उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है, मतलब आपको लगता है रिस्पॉन्स रिलायबल है ही नहीं, या फिर रिस्पॉन्स आया ही नहीं, रिस्पॉन्स आया ही नहीं। और तीसरा, अगर आपको रिस्पॉन्स तो आया लेकिन आपको एक्सेप्शन मिली, मतलब क्या मिला, डिफरेंस मिला, डिफरेंस मिला। और इसमें 2 करेंगे। चलो सबसे पहले आ जाओ कि रिस्पॉन्स आया लेकिन ऑडिटर को रिस्पॉन्स की रिलायबिलिटी पे डाउट है। ऑडिटर के पास क्या आया, रिस्पॉन्स, लेकिन ऑडिटर हैज डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। ऑडिटर को क्या है, डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। ऑडिटर को क्या है, डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब ऑडिटर को रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं लग रहा, ऑडिटर को उसकी विश्वसनीयता पर डाउट है, उस शक है कि जो रिस्पॉन्स आया है वो विश्वसनीय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो थर्ड पार्टी थी, जो कंफर्मिंग पार्टी थी, वो रिलेटेड पार्टी थी, या फिर वहाँ कोल्यूजन था, मिली भगत थी मैनेजमेंट और कंफर्मिंग पार्टी की। वो कभी भी रिप्लाई करती है तो वो पहले पूछती है, हेलो हाँ जी बताओ कितना बैलेंस कंफर्म करना है, फिर वो कंफर्म करती है। ये ऑडिटर को कब डाउट होगा, या तो रिलेटेड पार्टी होगी, या फिर ऑडिटर के पास रिस्पॉन्स नहीं आया, पहले वो रिस्पॉन्स किसके पास गया, मैनेजमेंट के पास गया, इनडायरेक्टली ऑडिटर के पास एंटिटी से पहुंचा, पहले वो उन्होंने रिस्पॉन्स किसको कर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्स किया एंटिटी को, और इन्होंने किसको रिस्पॉन्स किया, एंटिटी को, उन्होंने किसको रिस्पॉन्स किया, एंटिटी को, मतलब, और एंटिटी ने किसको रिस्पॉन्स दे दिया, ऑडिटर को, मतलब वो ऑडिटर को डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऑडिटर को वो रिस्पॉन्स क्या मिला, इनडायरेक्टली। तो वो शायद वो क्या करेगा, इसके लिए वो फर्दर प्रोसीजर करेगा ताकि उसको फर्दर एविडेंस मिले, ताकि वो इस डाउट को क्या कर सके, रिजॉल्व। तो ऑडिटर क्या करेगा, फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करेगा, ऑडिटर फर्दर प्रोसीजर करेगा, फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करेगा टू रिजॉल्व द डाउट। ऑडिटर इस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए क्या ऑब्टेन करेगा, फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा टू रिजॉल्व द डाउट। फॉर एग्जाम्पल, वो थर्ड पार्टी को कहेगा कि प्लीज आप डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्ड करो, आपने जो मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड किया आपको हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ओरल कम्युनिकेट किया था जिसकी वजह से ऑडिटर को लग रहा है कि वो रिलायबल नहीं है, तो वो मैनेजमेंट को सॉरी वो उसको कहेगा कि रिटर्न हमें कम्युनिकेट कर कर दो। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन मिले जब ऑडिटर को डाउट हो कि वो एविडेंस रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करेगा टू रिजॉल्व द डाउट कि वो एक्चुअली में रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने इनडायरेक्टली ऑडिटर को मिला, एंटिटी के पास पहुंच गया था, फिर एंटिटी से ऑडिटर को आया, तो ऑडिटर किसको कहेगा, कंफर्मिंग पार्टी को कहेगा कि डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्ड करो, डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्ड करो, आपको मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करना, डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो ऑडिटर फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करेगा टू रिजॉल्व द डाउट कि उसका डाउट रिजॉल्व हो जाए, उसको पता चल जाए कि वो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। अब 2 सिचुएशन निकल कर आएंगी, या तो उसको एविडेंस क्या लगेगा, रिलायबल, मतलब रिस्पॉन्स रिलायबल था, थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दिया, या फिर उसको लगा कि रिस्पॉन्स क्या है, अनरिलायबल। ये मिली भगती थी और उन्होंने रिलेटेड पार्टी ने मिल के, मैनेजमेंट और दोनों ने मिले हुए थे और झूठा एविडेंस हमें प्रोवाइड किया है। अगर उसको रिलायबल लगा तो सब
कुछ ठीक है, ऑडिटर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, ऑडिटर का शक गलत था, शक दूर हो गया। चलो, अगर एविडेंस अनरिलायबल, बहुत बड़ी बात, झूठा, जो रिस्पॉन्स आया झूठा आया, मैनेजमेंट मिली हुई थी, रिस्पॉन्स झूठा आया, इसका इम्प्लीकेशन जाएगा किस पे? ऑब्वियसली आपको शायद पहले वहाँ रिस्क ना लग रहा हो, अब तो शायद आपको यहाँ फ्रॉड रिस्क भी लग सकता है। तो अगर आपको एविडेंस मिला तो आपको एक तो रिस्क ऑफ फ्रॉड लग सकता है, एक तो आपका इम्प्लीकेशन किस पे जाएगा? आरएमएम पे, और ऑडिटर आपको अपने एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी रिवाइज करने पड़ सकते हैं। हो सकता है झूठा, एक झूठी रिस्पॉन्स हो सकता है, और कितने रिस्पॉन्स झूठे होंगे, तो ऑडिटर आपका आरएमएम रिवाइज हो जाएगा, और इवन आपको एंटी ऑफ अदर प्रोसीजर्स भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे। तो इसका इम्प्लीकेशन जाएगा आरएमएम पे और एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। चलो, अगर ऑडिटर के पास रिस्पॉन्स आया और ऑडिटर को ऐसे फैक्टर्स मिले दैट गिव राइज अबाउट डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब ऑडिटर को लगता है कि रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा टू रिजॉल्व द डाउट। एग्जाम्पल, आपकी रिलेटेड पार्टी है या फिर ऑडिटर को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड मिला है, तो इस जिसकी वजह से ऑडिटर को डाउट है कि रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा टू रिजॉल्व द डाउट। और अगर ऑडिटर को पता चल गया कि रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, ये वाली सिचुएशन कि रिस्पॉन्स झूठा, मैनेजमेंट के साथ मिली हुई थी कंफर्मिंग पार्टी, तो ऑडिटर इसका इम्प्लीकेशन एक तो आरएमएम पे आएगा इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, और आपको अपने अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंटी ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर को भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है। अगर ऑडिटर आपको लगा कि रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है तो आप फर्दर एविडेंस ऑब्टेन करोगे टू रिजॉल्व द डाउट, और अगर आपको लगा कि वो रिलायबल है, आपका शक दूर हो गया, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शक दूर नहीं हुआ और आपको शक दूर तो हो गया लेकिन पता चला कि एविडेंस क्या है? अनरिलायबल, झूठा आपको रिस्पॉन्स मिला था, तो इसका इम्पैक्ट एक तो आपके आरएमएम पे जाएगा इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर लगेगा, शायद यहाँ फ्रॉड हो, और आपके एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हो जाएंगे? मॉडिफाई। क्लियर हुई बात? अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर रिस्पॉन्स आया ही नहीं, थर्ड पार्टी ने आपको रिस्पॉन्स ही नहीं किया, नॉन रिस्पॉन्स। व्हाट इज नॉन रिस्पॉन्स? फेलियर टू प्रोवाइड, या तो मैनेजमेंट ने आपको, सॉरी, थर्ड पार्टी ने आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, या फिर उन्होंने आपको कंप्लीट रिस्पॉन्ड नहीं दिया, या फिर थर्ड पार्टी ने वो जो आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट थी वो अनडिलीवर्ड आ गई, मतलब आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आया। इन द केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, ऑडिटर आप क्या परफॉर्म करोगे? ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर आप क्या परफॉर्म करोगे? ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। और अगर आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाए तो ऑडिटर आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑडिटर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करेगा टू ऑब्टेन एविडेंस, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और अगर वो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली ऑडिटर को अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब आ जाओ थर्ड। देखो, कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं इन केस ऑफ पीसीआर जहाँ जहाँ रिस्पॉन्स मैंडेटरी होता है, जहाँ रिस्पॉन्स क्या होता है? मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं हो सकते। कुछ ऐसी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती हैं जहाँ रिस्पॉन्स क्या होता है? मैंडेटरी। जहाँ रिस्पॉन्स क्या होता है? मैंडेटरी। वहाँ आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से, वहाँ आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते। आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते। कुछ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जहाँ रिस्पॉन्स क्या होता है? मैंडेटरी होता है, जहाँ ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते। एग्जाम्पल, आपको लगता है जो मैनेजमेंट है वो ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करती है, मतलब वो खुद के बनाए कंट्रोल्स तोड़ती है, और आपको कोल्यूजन का खतरा है कि मैनेजमेंट मिली भगत है और आपको फ्रॉड रिस्क लग रहा है, और आपको लगता है कि जो इंटरनल एविडेंस है वो रिलायबल नहीं हो सकते। आपको इंटरनल एविडेंस पे रिलाई ही नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर मान लो ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है? कोल्यूजन किया हुआ है, और आपको लगता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, मैनेजमेंट ने कोल्यूजन किया हुआ है, फ्रॉड का खतरा लग रहा है, और आपको लगता है कि हमें इंटरनल एविडेंस, जो एंटिटी एविडेंस प्रोवाइड कर रही है, हमें उस पर रिलाई नहीं होगा, हमें उस पे रिलायंस नहीं होगा, हम उस पे रिलायंस प्लेस नहीं कर सकते।
सकते, वो हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। इसके लिए हमें थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन चाहिए, और जब तक थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते। बैंक के केस में हमेशा ऐसा होता है कि बैंक के केस में हमेशा ऑडिटर को पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चाहिए ही होता है, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ऑडिटर कहता है कि नहीं, हमें तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊंगी बैंक कंफर्मेशन का, कभी एग्जांपल दूंगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास। और सत्यम के केस के बाद तो बैंक कंफर्मेशन मैंडेटरी, क्या मोस्ट मैंडेटरी, इवन पार्टनर्स चाहे 5,000 का बैलेंस हो, वो ऑडिट रिपोर्ट से साइन नहीं करते। आई हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के बिना आपको कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते, मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट है, और आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करेगी वो हमें रिलायंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉड रिस्क का खतरा है, तो ऑडिटर को थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट चाहिए ही चाहिए, मतलब ऑडिटर को पॉजिटिव कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स चाहिए। और अगर नहीं आया तो ऑडिटर कहता है कि मुझे और किसी भी वे में एंटिटी के किसी भी एविडेंस से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते, और फिर भी ऑडिटर के पास रिस्पॉन्स नहीं आया, जहां रिस्पॉन्स मैंडेटरी था, तो अल्टीमेटली ऑडिटर आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। पढ़िए, when response to positive confirmation request is necessary, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, फ्रॉड रिस्क, मैनेजमेंट कोल्यूजन किया हुआ है, मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, कोल्यूजन, और आपको एंटिटी के मतलब इंटरनल एविडेंस आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए, थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्स चाहिए। अब ऑडिटर ने डिटरमाइन किया कि रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नेसेसरी, पीसीआर का रिस्पॉन्स जरूरी था, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते, और ऑडिटर को सच कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब नॉन रिस्पॉन्स, तो ऑब्वियसली ऑडिटर को अपने ओपिनियन को ऐसे 50705 के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। एक्सेप्शन, अगर मान लो थर्ड पार्टी ने कंफर्म किया कि उन्हें कितने रुपीस देने हैं, डेटर बैलेंस आपने कंफर्म किया था, उन्होंने कहा कि हमें तो देने हैं 50,000, ठीक है, और एंटिटी के रिकॉर्ड्स में था कि हमें लेना है 1 लाख, मतलब डिफरेंस आ गया, एंटिटी के रिकॉर्ड्स में तो कितना था 1 लाख, जो आपने इंफॉर्मेशन कंफर्म की थी वो कितनी थी 1 लाख, और थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्स कितना दिया 50,000 का, तो रिस्पॉन्स जो आया और जो एंटिटी के रिकॉर्ड्स में था, अगर इसमें क्या आया डिफरेंस, मतलब एक्सेप्शन मिली, अगर क्या मिली एक्सेप्शन, अगर आपको क्या मिली एक्सेप्शन, तो अल्टीमेटली ऑडिटर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, मतलब इनकंसिस्टेंसी हो गई, एक एविडेंस कोई और बात बोलता है, एक एविडेंस कोई और बात बोलता है, तो ऑडिटर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, तो ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करने पड़ेंगे, सॉरी ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और अगर ऑडिटर को क्या मिली एक्सेप्शन, तो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा कि कहीं ये इंडिकेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, हो सकता है रिस्पॉन्स गलत हो सकता है एंटिटी के रिकॉर्ड्स में गलती हो सकता है मिस स्टेटमेंट हो सकता है मिस स्टेटमेंट ना हो, तो ऑडिटर आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। दिस वाज अबाउट योर एसे 505। लास्ट, इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि जो रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया क्या उससे उसको रेलिवेंट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं या नहीं हुए, क्या उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, तो ऑडिटर को देखना है कि जो रिस्पॉन्स आए हैं क्या उससे उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए, क्या उसको रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल गया, या उसको अदर फैप करने की जरूरत है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एसे 505।